ट्रेडर बिल्कुल अकेला होता है। उसको ये पूरे टाइम की फाइट होती है, वो अपने लॉसेस किसी को बता नहीं सकता। उसके घरवाले मान के चलते हैं कि ये जुआरी है और सोसाइटी में वो जाके कह नहीं सकता किसी को। घर में अगर एक बार बीवी को बता दे कि आज मुझे 2 लाख का प्रॉफ़िट हुआ, अगले दिन से फिर पूछेगी आज कितना हुआ, आज कितना हुआ? और फिर पता चलेगा कि 10 दिनों तक तो लॉस हुआ। तो मैंने एक टीम बनाई कि एनालिसिस और इसका पार्ट हम करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए हमने एक बीएससी हॉर्टिकल्चर किया हुआ बंदा रखा, जिसको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। हम उसको पहले दिन चार्ट दिखाया, हमने पूछा कुछ समझ में आ रहा है? बोले सर ये शायद शेयर मार्केट है। हमने कहा बस तू क्वालिफाइड है इसके लिए। कुछ लोग लॉस एवर्स होते हैं कि उन्हें कुछ भी हो जाए लॉस नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं आए चलेगा, कम प्रॉफिट आए चलेगा। क्योंकि आज भी देश में बहुत सारे लोग एफडीज में पैसा रख रहे हैं, जबकि एफडीज का रिटर्न क्या है आपको मुझे सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर आदमी निफ्टी 20 खरीद के रख रहा है, यदि वो भी कर ले तो भी उसे शायद 13% का सीएजीआर मिलेगा। ज़्यादातर लोग अभी भी सेफ चलना चाहते हैं। बेसिकली सर सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। आप लॉस में जा रहे हो तो आप मान रहे हो नहीं मेरा व्यू तो गलत हो ही नहीं सकता, बढ़ना है इसको। और ये तो अभी जो ऑपरेटर है वो मार्केट को गिरा रहा है, अभी थोड़ी देर में बढ़ेगा देखना। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू है। आप अपने व्यू को मार्केट के साथ जोड़ लेते हो। इंजीनियर्स को और डॉक्टर्स को नॉइसलेस चार्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ऑब्जेक्टिव मेथड्स कह लेंगे तो हाँ। उसमें वो कल्पना नहीं होती कि जैसे आप बादल में इमेज ढूंढते हो ना कि हाँ इस बादल में ये इसका चित्र बन रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कैंडलस्टिक चार्ट इज मोर लाइक इमेजिनिंग व्हाट यू वांट। दोस्तों, फाइंडिंग एज के आज के अपने इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट है वो एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनका फाइनेंस और ट्रेडिंग से कोई रिश्ता नहीं। वो एक डॉक्टर टर्न्ड ट्रेडर एंड इन्वेस्टर है जो अपने एक पेशेंट से इंस्पायर हुए कि कैसे वो ट्रेडिंग करता है, उनसे वो इंस्पायर होके उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट की। इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ 3 स्ट्रैटेजी शेयर की है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आपको डेफिनेटली काफ़ी यूजफुल लगेंगे, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आपको आएगा जब हम उनसे सीखेंगे कि कैसे उन्होंने डिटैचमेंट मास्टर की है और कैसे अपने सिस्टम्स उन्होंने ऑटोमेट किए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है वो करने का। सो आई एम श्योर आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक अवेज होंगे। बात करते हैं उनके साथ पॉडकास्ट। वेलकम डॉक्टर सुबोध जी। हम लोग जब मिले थे लास्ट इवेंट में तब कुछ इंटरेक्शन किया था, तभी मुझे ये था कि जो हम बात कर रहे हैं वो किसी टाइम हम पॉडकास्ट में करें कि बाकी लोग भी सुने। आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है और बाद में जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, सो ये सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में हम आपसे समझना चाहेंगे। आपका बैकग्राउंड कैसे रहा, कैसे आप स्टॉक मार्केट में आए और क्या एक्सपीरियंसेस रहे? ठीक है सर। तो शायद मैं सबसे यंग नहीं कहूँगा, एज वाइज नहीं कहूँगा, पर अदरवाइज मैं सबसे यंग ट्रेडर हूँ क्योंकि मेरी ट्रेडिंग की जर्नी कुल 4 साल पहले शुरू हुई थी। अच्छा। 2022 के पहले मुझे निफ्टी और सेंसेक्स का फ़र्क नहीं पता था। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। और उस दौरान में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ फाइनेंशियल भी ट्रबल्स चल रही थी और उन दिनों जैसा कि हर जगह होता है कि एक गुजराती हमारे सीन में आया और मैं हमारे अस्पताल में गुजरात से एक डॉक्टर आया और वो ट्रेडिंग करता था। हमारे यहाँ कोई ट्रेड नहीं करता था, पर वो बंदा एवरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग और 15 मिनट का उसको टाइम मिले वो अपना मोबाइल खोले और 10,000 रुपये लगाता था और 10,000 रुपये लगा के और कुछ 1,800 रुपये एवरी डे के निकालता था। महीने के 20-22 दिन उसका ट्रेड होता था और 10,000 की ट्रेडेड कैपिटल पे सर वो महीने के 20 से 30,000 रुपये निकाल रहा था। मतलब आप कहो तो 2x 3x के रिटर्न वो जो लोग खजाना खोजने निकलते हैं ऑप्शन में, वो शायद सच में वो काम कर रहा था। और उसको देख के मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं तो इससे सीनियर भी हूँ और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा सीखना शुरू किया और मीनव्हाइल मैंने उसे डायरेक्टली उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा। मैंने कहा भाई तू जो काम 10,000 पे करता है ना, अपन 1 लाख पे करेंगे और जो प्रॉफ़िट आए उसको 50-50 शेयर करेंगे और लॉस आए तो पूरा मेरा, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुझे इतने दिनों से। सर उसने ट्राई किया, उसने 3 से 4 दिनों तक 1 लाख से ट्रेड लेने की कोशिश की और 4 दिन बाद उसने मेरे पूरे पैसे वापस कर दिए। हाँ। बोले कि सर मैं नहीं ट्रेड कर सकता ऐसे, क्योंकि अभी तक मैं जो 300, 400, 500 के लॉस देख रहा था, वो जैसे ही 4,000, 5,000 के दिखते हैं मुझे घबराहट होती है। मैं 1 लाख का ट्रेड कर ही नहीं सकता, मैं अपने 10,000 के कैपिटल में अच्छा हूँ। और सर आज जब मैं इतने 4 साल बाद देखता हूँ तो पोजीशन साइजिंग या जो साइकोलॉजी की लोग बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग में जाना है तो आपको ट्रेडिंग साइकी और डिसिप्लिन और ये सब आना चाहिए। अब रियलाइज होता है कि वो पोजीशन साइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उतने का ही रिस्क ले लो जितना कि आप ले सकते हो। जो लोग करते हैं ना कि हमने अपना ट्रेड 4 बार अच्छा गया तो अगली बार से अपन 1 लॉट से सीधे 5 लॉट पे, अगली बार से 5 लॉट से 10 लॉट पे जाएंगे और फिर जब उसका लॉस आता है तो वो टॉलरेट नहीं होता। तो
मुझे उस चीज़ से आज रियलाइज़ होता है। तब मुझे नहीं समझ में आया कि भई जब 10,000 में कर सकता है तो वही का वही 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें क्या है? बट देन टुडे आई रियलाइज़ कि वो कैपिटल के साइज़ से भी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। पर उस बंदे को देख के मुझे ट्रेडिंग का शौक जागा। फिर मैंने एक दिन खुद का अपना डीमैट अकाउंट बनाया और थर्सडे की एक्सपायरी थी, उन दिनों थर्सडे एक्सपायरी होती थी, और उसी बंदे के साथ ट्रेड किया। और जिसको आप बिगिनर्स लक कहते हो या कुछ भी कहते हो, मैंने एक दिन में कुछ 15-20 हज़ार रुपए लगाए थे और कुछ 20-25 हज़ार का प्रॉफिट कमाया। और जैसा कि सबका होता है, मैंने उस प्रॉफिट को सीधा 250 ट्रेडिंग डेज से मल्टीप्लाई किया अपने मन में हाँ, कि अगर 30,000 रुपए एक दिन के आते हैं, राइट। तो 1 महीने बाद तो अपने को नौकरी पे लात मारनी है और उसके बाद फिर अपन यही करेंगे। और सर ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट एक साथ था ऑप्शंस में। उसके बाद धीरे-धीरे करके लाख, 1.5 लाख रुपए डुबाए ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन वो डुबाने में आप सीखते जाते हो, जैसा कि हमारे साथ वाले भी कहते हैं कि मार्केट अपनी फीस लेता है सिखाने की आपसे। तो हर चीज़ सीखने की एक फीस दी, फिर एक लॉस लिया, फिर एक लॉस लिया, पर उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पहले जैसा सबका शुरू होता है, आप कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेड करते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं ये इंडिकेटर अच्छा है, फिर आप एक होली ग्रेल ऑफ इंडिकेटर ढूंढ रहे होते हो कि नहीं साहब, ये स्क्वीज वाला जो है ये तो बड़ा अच्छा काम करता है। किसका था, मुझे नाम याद नहीं उसका। वो एक उनका स्क्वीज आता है, टॉम समथिंग समथिंग है, अच्छा। कि स्क्वीज पैटर्न होता है कि केल्टनर चैनल में से बॉलिंजर बैंड बाहर निकल जाए तो स्टॉक अच्छा देता है, तो वो ट्राई करा, फिर मूविंग एवरेज ट्राई किए, फिर थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था तो वो पाइन में अपने खुद के इंडिकेटर कोड कर लिए, सब करके देखा और हर एक के साथ एक नया लॉस लेते गया। ठीक है। फिर एक दिन किसी यूट्यूब चैनल पे, आपका चैनल नहीं था, किसी और यूट्यूब चैनल पे कोई बंदा रेंको की एक स्ट्रैटेजी सिखा रहा था, और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि कुछ 5 मूविंग एवरेज लगाना है और रेंको में वो मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तो खरीद लो, मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो बेच दो। मुझे लगा ये रेंको बड़ी अच्छी चीज है, आज तक अपन गलत भटक रहे थे, इसमें जाना चाहिए। तो थोड़ा सा रेंको सीखना शुरू किया। वहां पे मुझे किसी ने बताया, मेरा एक मित्र है डॉक्टर मनोज, उसने बताया कि यार ये एक प्रशांत शाह है, उसका वीडियो देखना, बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो फिर आपका वीडियो देखा, एंड अगेन आई वुड से कि शायद प्रोबेबली वो लास्ट टाइम था कि जब मैंने कैंडल स्टिक या इधर उधर की वो जितने नॉइस वाले वीडियोस हैं वो बंद किए कि हाँ वो 10,000 के 1 करोड़ कीजिए और ये ऑप्शन 2 रुपए का 100 रुपए में बिका। उसके बाद से वो सारी नॉइस खत्म हुई जीवन से, एंड देन आई वेंट टुवर्ड्स नॉइसलेस चार्ट्स। और नॉइसलेस चार्ट वाज समथिंग कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये शायद ये चीज मेरे लिए बनी है क्योंकि मैं लॉजिकल हूँ। अगेन उस समय नहीं रियलाइज हुआ था, पर आज मैं पीछे जाता हूँ तो समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ सर, और उसमें मैं देखता हूँ कि लोग मैसेजेस डालते हैं इमेजेस चार्ट्स के, और उनमें एक आरटीएल एक एफटीएल बनी होती है, और मुझे देख के लगता है कि वो आरटीएल एफटीएल टोटली आर्बिट्ररी है। आपकी चॉइस है कि आप उनके इसके क्लोज को उसके लो से कनेक्ट कर दो और उसके लो को बीच में कहीं कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा उससे भी कनेक्ट कर दो। आप अपने व्यू को जस्टिफाई करने के लिए जस्ट एक लाइन खींच रहे हो ताकि इसके ऊपर जाने पर आप ट्रेड ले सको। और नॉइसलेस चार्ट में ये नहीं है। अगर नॉइसलेस चार्ट में एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू आ रहा है या 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो आपके लिए है, मेरे लिए है, और ग्रुप पे अगर 5,000 लोग हैं तो सबके लिए सेम है। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव चीज है और इसे फॉलो किया जा सकता है। तो वहां से ट्रेडिंग में डिसिप्लिन भी आया और वो जो लॉसेस थे वो कवर होना भी शुरू हुए। इंटरेस्टिंग। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि आप कहीं ना कहीं अपने व्यूज को फिट करते हो चार्ट पे, मतलब जब आप वो लाइंस खींचते हो जो, तो इसको कैसे है कि सब्जेक्टिव एनालिसिस जब होता है, जब चार्ट एनालिसिस हम करते हैं, कोई भी चार्टिंग मेथड हो, कभी कभी ये होता है कि हम बस अपने व्यूज को फिट करते हैं चार्ट पे। अगर मुझे मेरे पोजीशन बुलिश है तो ठीक है, डेली पे नहीं हो रहा है तो आर्ली पे देख लूँ, फिर 15 मिनट पे देख लूँ, किसी तरह से अपने व्यू जस्टिफाई करके हम रहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, और इसीलिए ऑब्जेक्टिव सेटअप्स का एक अपना बेनिफिट होता है जो हमें ऐसी चीजों से डील करने में हेल्प होता है। एग्जैक्टली सर। दूसरा भी आपने बहुत अच्छा चीज जो बताया, आपने अपने एक कॉलीग का वो इंसिडेंट जो बताया, जो 10,000 कैपिटल से कर रहे, जब कैपिटल बढ़ गया तो वो वही मेथड सब कुछ सेम है लेकिन वो वैसे ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। सो एक्चुअली है ना, ट्रेडिंग के बिजनेस में ये स्केल करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स इट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत लोग स्टक होते हैं, तो उसको डील करना जरूरी होता है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो आप ये जो आपका जो प्रोफेशन है बेसिकली, या डॉक्टर आप है, मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं और वो भी इंटरेस्ट रखते हैं मार्केट में, कोशिश करते हैं। सो आप
दोनों प्रोफेशन आपने मैनेज कैसे किया? आप साइड में करते थे और फिर उसके बाद का जर्नी कैसा रहा? सर, मैं तो उल्टा कहूँगा, ये आजकल की जनरेशन में आया है कि डॉक्टर्स के अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स और ये सब होने लग गए हैं। हुँ, पहले डॉक्टर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर ज़मीनों में और गोल्ड में और इन्हीं चीज़ों में जाता था। हुँ, ये अब नए डॉक्टर्स हैं जो ट्रेडिंग में और सब में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। हुँ, हुँ। नहीं तो कम, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरानी जनरेशन का डॉक्टर हूँ, बट स्टिल अ, कम से कम मैं तो फाइनेंशियली लिटरेट बिल्कुल नहीं था, और अच्छा। मेरे आस-पास के भी ज़्यादातर लोग नहीं थे। किसी को, हम सब स्टॉक मार्केट करने वालों को जुआरी ही मानते थे, इफ आई कैन यूज़ दैट टर्म। हाँ, हाँ, हाँ। वी ऑलवेज़ बिलीव्ड कि स्टॉक मार्केट वाले गैम्बलिंग कर रहे हैं, हाँ। और स्टॉक मार्केट इज़ अ बैड थिंग, नहीं हुँ, करना चाहिए, हुँ, है ना? या फिर कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर वो जो हुँ, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, उनके थ्रू पैसा लगाते हैं, पर हुँ, खुद ट्रेड डॉक्टर्स पहले नहीं करते थे। हुँ, पर ये अब नया ट्रेंड आया है। हुँ, तो फाइनेंशियल एजुकेशन डॉक्टर्स की सर इम्प्रूव हो रही है। हमारे टाइम तो हुँ, बिल्कुल नहीं थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। हुँ। क्या अ, ये हुँ, ऐसा अप्रोच बिकॉज़ ऑफ आपके प्रोफ़ेशन जो डॉक्टर्स में आप जो स्टडी करते हो कि थोड़ा-सा साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा होता है, क्या ऐसा चीज़ है या वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती है? क्या ऐसा कुछ ही? स्टॉक मार्केट डॉक्टर्स को क्यों अट्रैक्ट करता है? ना हाँ, मतलब जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, हाँ, वो अट्रैक्ट हाँ, क्योंकि वी आर मैन ऑफ साइंस। हाँ, इंजीनियर्स को और डॉक्टर्स को नॉइसलेस चार्ट्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ऑब्जेक्टिव मेथड्स अच्छे ऑब्जेक्टिव लगेंगे। मेथड्स कह हाँ, ऑफ लेंगे तो। कोर्स हाँ, या कि नॉइज़लेस चार्ट्स ऑफ कोर्स हाँ, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है इसलिए हुँ, कि उसमें वो कल्पना नहीं होती कि जैसे आप बादल में इमेज ढूँढते हो ना कि हाँ, इस बादल में ये इसका चित्र बन रहा है। हुँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कैंडलस्टिक चार्ट इज़ मोर लाइक इमेजिनिंग व्हाट यू वांट। ओके सो या बेसिकली डिफरेंस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी का। सो अब ये जो आपका जहाँ से आपने ये स्टार्ट किया ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, चलो आप नॉइज़लेस चार्ट्स में भी आए। फिर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ से आपका इनिशियल एक्सपीरियंस कैसे रहा? मतलब एक तो आपका स्टार्टिंग में बिगिनर्स लक हुँ, वगैरह हो गया। फिर आपने कुछ मेथड सीखे, थोड़ा ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी देखे। हुँ। उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, इंसान जब ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है हुँ, हुँ। कि इंसान जब ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, और वो चलते हुए ट्रेड में खुद होके इंटरफियर करने जाता है। मुझे लगता है कि ट्रेड को उसकी लाइफ जी लेने देना चाहिए, उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा हो। हम हुँ, पूरे टाइम कोशिश करते हैं कि हम अगर सक्सेसफुल ट्रेड जा रहा है तो उससे बाहर कैसे निकलें, हुँ, अगर लॉस में जा रहा है तो उसमें हुँ, रुके कैसे रहें। हुँ, कि अगर मान लो मेरा कोई ट्रेड चल रहा है और अब वो गलत जा रहा है, यू हुँ, नेवर वांट टू बी रॉन्ग। अब हुँ, अगर दिख रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं हुँ, अपने आप को समझाऊंगा कि नहीं, अपने ट्रेड तो आवरली चार्ट में लिया था, हुँ, पर डेली चार्ट में तो अभी भी बुलिश है, तो अभी भी हुँ, इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि राइट। लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश है। हुँ, और प्रॉफिट में हम इसका एग्जैक्टली उल्टा सोचते हैं कि सॉरी, हुँ, हमने सोचा है कि डी स्मार्ट के नीचे हम निकल जाएंगे। अब हमने 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लिया था, और अगर हमें थोड़ा भी प्रॉफिट आ रहा है तो हम सोचेंगे यार 5 मिनट के चार्ट में ये टर्न हो रहा है, अभी निकल जाते हैं जल्दी से। हुँ, तो हम प्रॉफिट में हमेशा भागने की कोशिश करते हैं और लॉस में हमेशा रुकने की रुकने की कोशिश करते हैं, कोशिश। और उसको जस्टिफाई करने के लिए हम कारण बनाते हैं, और वो हुँ, हम चलती गाड़ी में करते हैं कि हुँ, यार पिछली बार मैंने ऐसा देखा था। हुँ, स्टैटिस्टिक्स में कहें तो ये सैंपल साइज 1 है, हुँ, कि हुँ, पिछली बार मैंने देखा था कि यहाँ से पलट हुँ, गया था, तो इस बार भी मैं यही करूंगा। हाँ, तो ऐसा करते करते बहुत सारे ट्रेड्स बिगाड़े सर। हुँ, फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि जो आपकी बुक में भी आपने लिखा है कि ट्रेडर और एग्जीक्यूशनर और एनालिस्ट, ये 3 अलग-अलग लोग हैं, हुँ, और इन्हें 3 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में रहना चाहिए। जब हुँ, आपका ट्रेड चल रहा है तब आपको उसे एनालाइज़ नहीं करना है, फिर उसे हुँ, होने देना है। हुँ, प्रैक्टिकली करना मुझे मुश्किल पड़ता था, तो हुँ, मैंने इसे और एक लेवल आगे जाके किया हुँ, कि मैंने एक ट्रेडिंग टीम जैसी बना ली। हाँ, कि एक मित्र हैं मेरे, चंद्रकांत जी, उनके साथ में मैंने एक टीम बनाई कि एनालिसिस और इसका पार्ट हम करेंगे, और अच्छा। एग्जीक्यूशन के लिए हमने एक बीएससी हॉर्टिकल्चर किया हुआ बंदा रखा, जिसको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। हम उसको पहले दिन चार्ट दिखाया, हमने पूछा कुछ समझ में आ रहा है? बोले सर ये शायद शेयर मार्केट है। हमने कहा बस तू क्वालिफाइड है इसके लिए। उसे हमने सर नॉइसलेस चार्ट सिखाए हुँ, कि हाँ, इसके नीचे जाए तो बेच देना है, इसके ऊपर जाए तो खरीद लेना हुँ, है। उसे हमने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी सिखाई, हुँ, और आज की तारीख में भी वो हमारे साथ काम करता है। हुँ, उसका काम सिर्फ इतना है कि उसको ट्रेड लेना है, हुँ, और जब होता है तो ट्रेड छोड़ना है, वो हमारा ह्यूमन एल्गो है। हुँ, और दैट वर्कड वेरी वेल, कि अब अच्छा। दिन भर ट्रेड चल रहा है तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि या तो एसएल आएगा या नहीं आएगा। हुँ, और सर मुझे लगता है कि अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी में, जिनमें रिस्क रिवॉर्ड 5-5 गुने के होते हैं, हुँ, उनके हिट रेशियो मुश्किल से शायद 30% होते होंगे। हुँ, हुँ, तो 100 में से 70 बार तो आप गलत ही होगे, हुँ, और आपको वो देखना नहीं पड़ रहा कि आप गलत हो। कोई हुँ, और देख रहा है, और उसे हुँ, कोई फ़र्क नहीं कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसको तो बस ट्रेड लगाना है और निकलना है। तो हुँ, मैंने
डायरेक्टली कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाया, तो मैंने फिजिकली उस चीज़ को सेपरेट कर लिया। तो अब हम वीकली बेसिस पे एक बार रिव्यू करते हैं कि हाँ, हमने इसमें हफ्ते में हमारे 50 ट्रेड लगे, उनमें से कितने सही गए, कितने गलत गए। 1000 ट्रेड जब हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि, और मेरे पास एक्सेल है, मैं आपको दिखाऊँगा, कि उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ये जो स्ट्रैटेजी की थी, इसमें क्या वीक पॉइंट्स हैं, अभी ये स्ट्रैटेजी लॉस क्यों दे रही है, और अब इसमें हमें क्या करना है। वंडरफुल। तो एक तरह से आप जर्नल जैसा पूरा मेंटेन सर करते मेरे हो पास 1000 हर एक वही ट्रेड बंदा का। करता है। वाह, जो जो तो एग्जीक्यूट उसका करता काम है। ट्रेड लगाना है, हाँ, और फिर 3 बजे बैठ के कि आज कितने ऑर्डर लगे, कितने प्राइस पे लगे, वो एक एक्सेल शीट में सारा एंटर होता जाता है, और उसका मेरे पास 1000 ट्रेड्स का भी पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा। तो यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग है, और खास करके आपके केस में, बिकॉज आप जर्नल कर रहे हो। हुँ। अब यहाँ आपने बताया 3 बंदे अलग-अलग हैं। हाँ। एक ट्रेड एनालाइज़ करता है, हुँ। एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, हाँ, और एक मॉनिटर करता मॉनिटर का। है ना? इस तरह हाँ, से आपका 3 हाँ, लोगों का टीम है। जर्नल जो मेंटेन करता है, जो एग्जीक्यूट करने वाला वही। बंदा है, वो हाँ, मेंटेन हाँ। करता है। सो उनके जर्नल के आप कुछ बताएँगे क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं उस जर्नल में? और सर हर चीज़ रहती है, क्योंकि हुँ, जब हम ऑप्शंस का भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हुँ। तो उसमें वो देखता है कि T1 कितना था, T2 कितना था, अच्छा, कितने ट्रेड्स थे जो T1 तक पहुँचे, कितने थे जो T2 तक पहुँचे। अब आपने जैसे 2 लॉट में ट्रेड किया, तो हाँ। T1 पे हम 1 लॉट बुक कर लेते हैं, हुँ, और दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, कि अब हुँ, इससे कम से कम लॉस में नहीं निकलेंगे। हुँ, तो कितने ट्रेड थे, कितने परसेंट ट्रेड T1 तक पहुँचे, कितने परसेंट ट्रेड T2 तक पहुँचे, कितने हुँ, परसेंट एसएल देखे गए, कितने हुँ। परसेंट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट हुए, हमारे पास हर रिकॉर्ड रहता है। अच्छा। तो जब ट्रेड एंटर होता है, एक हुँ, दिन पहले एक बंदा पूरी लिस्ट बना के डालता है कि हाँ, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, उसका हुँ। एक बास्केट ऑर्डर बनता है। ठीक है, अगले दिन सुबह बास्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने वाला बनाता ठीक है। है ना? हुँ, एनालिसिस करने वाला बंदा एक दिन पहले लिस्ट निकाल के देता है कि ये हमारे ऑप्शंस हैं, हुँ, जो इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं। हुँ, अगले दिन वो बंदा जो हुँ, एग्जीक्यूशन वाला बंदा है, वो बास्केट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। हुँ, फिर उसके बाद उस ट्रेड को मॉनिटर करता जाएगा। शाम हुँ, को जो भी आया लिखेगा कि हाँ, हमने 30 सिलेक्ट किए थे, उसमें से 10 ट्रेड लगे, उसमें से ये प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, T1 गया, T2 गया, ताकि हम 1000 के बाद देख सकते हैं कि यदि ज़्यादातर ट्रेड T1 पे जाके पलट रहे हैं, हुँ, तो प्रोबेबली वी कैन डू इट विथ 3 लॉट्स एंड बुक हुँ, 2 लॉट्स एट T1। हुँ, दैट माइट इंक्रीज़ द एज। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत सिस्टमैटिक काम करते हैं सर। नाइस। और ये जो पूरा जर्नल है, जैसे अब आपने T1 पे कितने हुँ, ट्रेड्स, T2 पे, फिर स्टॉप लॉस कितने बजे, हुँ, और हुँ, फिर हुँ, पूरा रिस्क रिवार्ड सक्सेस रेशियो, ये सारा चीज़ आपका निकल के हुँ। आता होगा। इसको आप पीरियोडिकली एनालाइज़ करते हैं? हाँ सर, करते हैं ना। ओके। क्या ये एनालिसिस आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस में हेल्प करता है? हाँ सर, पर सिस्टम्स? हाँ, हाँ। जैसे स्ट्रैटेजी को आपको अगर मॉडिफ़ाई करना है, तो हमने तय करके रखा है कि यार कम से कम 500 ट्रेड हो जाएँगे या हुँ, 1000 ट्रेड हो जाएँगे, तब हम मानेंगे कि हाँ, 1000 ट्रेड होते-होते आप मार्केट की 2 फेजेज़ देख हुँ, चुके होते हो कि हुँ, साइडवेज़ था या चॉपी था। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप ऐसा नहीं कि किसी स्ट्रैटेजी के केवल अच्छे पीरियड में जी रहे हो। करेक्ट। तो 1000 ट्रेड के बाद फिर अभी हमने जैसे स्ट्रैटेजी की थी, अब हमने 1000 पे उसको रोका है। अब हम उसको फिर से मॉडिफ़ाई करेंगे और फिर रीस्टार्ट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और आप एक स्ट्रैटेजी करते हो, मल्टीपल स्ट्रैटेजी? हाँ मल्टीपल सर, स्ट्रैटेजीज़ करते हो आप? बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अच्छा, ओके। क्योंकि अब तो टीम भी है तो ईज़ी भी पड़ता है। हाँ, राइट। और ये जो एनालाइज़ करता है बंदा, हुँ, मान लो आपका ये जो परफॉर्मेंस है, हुँ, एनालिसिस के और मेथड्स हो सकते हैं। अब वो आपके ऑप्शन स्ट्रैटेजी हुँ, में ऑप्शंस आ हुँ, जाए, हुँ, स्ट्राइक प्राइसेस हुँ, आ हुँ, जाए, या जो भी एक होगा, स्टॉक्स होगा तो नंबर हुँ, स्टॉक्स अलग-अलग आ जाए, है ना? सो ये होगा एनालिसिस हुँ, से वो आपके एग्जीक्यूशन के लिए आया। जो आपका जर्नल है, हुँ, उसका जो एनालिसिस है, हुँ। उसका इम्पैक्ट आपके मेथड ऑफ एनालिसिस पे आता है? क्या वो बंदा उसको रिव्यू करता है कि मेरा ये हिट रेशियो रहा, मेरा ये आउटकम रहा, तो अब मैं जो कर रहा हूँ उसको मैंने चेंज करना चाहिए? हाँ सर, और अब तो एआई आ गया है। हुँ, तो हम तो पूरी-पूरी एक्सेल एआई में डाल देते हैं और हुँ, उससे बड़े अलग ही तरह के इनसाइट्स निकल के आते हैं। अच्छा, तो या वी डू दैट। अच्छा, ठीक है। अब ये आपके ये सारे सेटअप्स मोस्टली ऑब्जेक्टिव है? मतलब कि इसमें थोड़ा एनालिसिस वगैरह का भी पार्ट कहीं-कहीं रहता है? थोड़ा-सा सब्जेक्टिव होता है, हुँ, पर फिर भी मोस्टली ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो ये आपके स्ट्रैटेजीज़ एक बार अपने को समझने हैं, हुँ। तो आप कैसे 2 या 3 स्ट्रैटेजीज़ एक्सप्लेन करोगे हाँ, 2 या आपके? 3 बताऊँगा मैं आपको। ओके, हम 4 या 5 चीज़ें कर रहे हैं, उसमें से मैं 3 बताता हूँ अलग-अलग। एक तो ठीक एकदम शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे या 1 या 2 दिन चलेगा। ठीक है, एक वो जो करीब-करीब 2, 3, 4 हफ्ते में या 1 आध महीने में आपको रिज़ल्ट देगा, और एक वो जो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म है। ठीक है। सो पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हुँ, मेरे कुछ और क्वेश्चन्स हैं, वो भी हम बात करेंगे इस पे। बिल्कुल सर। तो आप ये स्ट्रैटेजीज़ के लिए शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करें हम? किसी से भी कर सकते हैं सर। आप बताइए। तो सबसे पहले लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑप्शन में रहता है, तो ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। तो सर ऑप्शंस में हम लोग बैंक निफ्टी पे करते हैं। ओके, मतलब इंडेक्स ऑप्शंस बैंक निफ्टी के, ठीक है। और बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट बनाते हैं हम 0.03% 1 मिनट का।
पॉइंट एंड एंड फिगर। फिगर, हाँ, ओके। तो पॉइंट एंड फिगर में 0.03% 1 मिनट का चार्ट बनाते हैं और उसमें एंकर कॉलम के फॉलो थ्रू पे हम ट्रेड लेते हैं। हम्म। मतलब एंकर कॉलम मतलब एक कॉलम में 15 15 बॉक्सेस बॉक्सेस। है, हाँ, उसका स्पॉट का चार्ट, उसका स्पॉट का बैंक चार्ट, निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट। हाँ, 0.03% 1 मिनट, हुँ, है ना? ठीक है। और उसमें एंकर कॉलम का इमीडिएट जो बाद में डबल टॉप बाय इमीडिएट आता बाद में है। जो डबल टॉप बाय आता है उस पे ओके, खरीदते हैं। ओके, और एक और चीज़ कि ये कंडीशन होते समय प्राइस को मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पलटता हुआ ट्रेड नहीं हो। ठीक है, रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेंड फॉलोइंग करनी है केवल। ठीक है, ठीक है। सो मूविंग एवरेज के ऊपर एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू। उस पे हम सर डेबिट स्प्रेड बनाते हैं। ओके। क्योंकि डेबिट स्प्रेड बनाने में एक बड़ी अच्छी बात है कि आजकल ये जो इतने युद्ध वगैरह हो रहे हैं, हुँ, कुछ भी हो जाए, कहीं बम गिर जाए, आपको पता है कि आपका कितना लॉस होगा। ठीक है। वो आपने लॉस डिफाइन कर दिया उसमें। तो ये इंट्राडे ही ट्रेड होता है? सर 1 आध दिन चल जाता है ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं चलता। अच्छा, 1-2 दिन का ट्रेड हाँ, होता है। 1-2 दिन का ट्रेड होता है सर। हुँ, तो क्या करना है, एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू, उस पे डेबिट स्प्रेड बनाना है। और कैसे बनाना है कि जैसे ये एंकर कॉलम है, एंकर कॉलम के बाद जो दूसरा डबल टॉप बाय आया है, उसका ऑप्शन हमें बाय करना है। ओके। और वर्टिकल काउंट प्लॉट करके जो टारगेट 1 है, उसका ऑप्शन हमें सेल करना ये वर्टिकल काउंट आप एंकर कॉलम से है, लगाओगे? एंकर कॉलम से। ओके, तो मतलब उसी एंकर कॉलम से। अच्छा, हाँ, जो कि अच्छा। एग्ज़ैक्टली टेक्निकली वर्टिकल काउंट नहीं लगता बट उसका। आप अपना लगाते हो। हाँ, पर इंटरेस्टिंग। तो उसको हम टारगेट 1 मान के चलते हैं। तो ठीक है। टारगेट 1 का ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं। हाँ, और एटीएम ऑप्शन जो प्रैक्टिकली जिस प्राइस पे ब्रेकआउट हुआ है, वो एटीएम ऑप्शन ही है। हाँ। तो एटीएम ऑप्शन हम बाय कर तो एटीएम ऑप्शन आप बाय कर लेते हो और जो वर्टिकल काउंट का जो लेवल आ रहा है, हुँ, उसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप सेल करते हो। यस सर। और फिर इस ट्रेड को हम तब तक ट्रेड करते हैं जब तक कि अ, ये एंकर कॉलम निगेट ना हो जाए। यानी इस अच्छा, एंकर कॉलम का हाई पोल ना बन जाए, या सामान्य शब्दों में समझाऊँ तो इस एंकर कॉलम के आधे से ज़्यादा प्राइस ना गिर जाए। अच्छा। एंकर कॉलम का जो मिड वैल्यू होता हाँ। है, उसके नीचे ना जाए। एग्जैक्टली मतलब ओके, मान लीजिए राउंड फिगर में हम कहें कि ऐसा होता नहीं कि मान लीजिए 50,000 से 51,000 तक का एंकर कॉलम, ठीक है, तो उसमें 50,500 का जो पॉइंट है, ठीक है। वो हमारा स्टॉप लॉस है स्टॉप कि उस लॉस पे है। हम अपना पूरा ट्रेड कैंसिल कर देंगे। ठीक है। और अगर हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया तो भी हम बुक कर लेंगे, फर्स्ट टारगेट मतलब वर्टिकल काउंट वाला। वर्टिकल काउंट अच्छा, वो आ गया तो आप ट्रेड बुक बुक कर कर लेंगे। लोगे। हाँ, ये 2 ही चीज़, दो ही मूविंग चीजें, एवरेज वगैरह। वी कीप इट सिंपल। अच्छा, तो मूविंग एवरेज से राइड वगैरह नहीं करोगे नहीं आप। करते। हुँ, और आपका ट्रेड चल रहा है और उस। अगर चल रहा है और उसके बाद एक और एंकर कॉलम बन गया, मान हाँ, लीजिए एंकर कॉलम, उसके फॉलो थ्रू में एक और एंकर कॉलम बन गया, हाँ, तो अब वो नए एंकर कॉलम का हाफ हमारा स्टॉप लॉस। तो आपका वो स्टॉप लॉस वहाँ ट्रेल हाँ, हो जाएगा। अच्छा, सो अगर मैं इसको वापस समराइज़ करूँ, बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट 1 0.03। मिनट हाँ, 0.03% इंटू 3 मूविंग एवरेज लगाते हैं आप, एंकर कॉलम आता है, उसका फॉलो थ्रू जो आता है, हम्म, उस पे आप ट्रेड लेते हो, डेबिट स्प्रेड करते हो आप, हम्म, एंकर कॉलम से वर्टिकल काउंट लगाते हो, जहाँ ये ट्रेड आ रहा है डबल टॉप बाय, वो एटीएम है, हम्म, वहाँ उसका कॉल ऑप्शन बाय करते हो, हम्म, वर्टिकल काउंट का जो आता है उस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बेच देते हो, तो ये हम्म, डेबिट स्प्रेड खड़ा हो गया। हम्म, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो एंकर कॉलम का मिड वैल्यू है। हम्म, और आप अच्छा ये मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। हम्म। और अगर आपका काउंट आ गया, टारगेट आ गया, तब आप बुक करोगे या स्टॉप लॉस पे करोगे। हुँ। और बीच में अगर कोई एंकर कॉलम आ गया तो उसके हाफ वैल्यू पे स्टॉप हाँ, लॉस फिर हम ट्रेल कर उसको लो। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। हम्म। और ये 1 से 2 दिन ये ट्रेड 1 चलता दिन है। चल जाता है सर मोस्टली। इंटरेस्टिंग। ये निफ्टी पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, पर बैंक निफ्टी जल्दी मूव करता है और ज़्यादा तो आप बैंक रिजल्ट देता निफ्टी है। पे करते क्योंकि हो। सर अपन डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं तो मोमेंटम हमें चाहिए, अच्छा, क्योंकि नहीं तो फिर वो वैल्यूज़ गलेंगी। अच्छा। या तो आपको निफ्टी पे करना है तो आप इसी चीज़ को क्रेडिट स्प्रेड में कर लो, हम्म। कि वो 2 दिन चल भी रहा है तो ऑप्शन की टाइम वैल्यू डिके होने का आपको फ़ायदा मिल जाए। अच्छा, पर राइट। क्रेडिट स्प्रेड में फिर आपके लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं कंपैरेटिवली, यदि मूवमेंट नहीं आया तो। तो आप बैंक निफ्टी में करते हो और हम बैंक मोस्टली निफ्टी में आपका करते हैं ये सर। हाँ, डेबिट स्ट्रेटेजी है, और बैंक निफ्टी में टिपिकली मोमेंटम ज़्यादा रहता है इसलिए आप वो करते एग्ज़ैक्ट हो। आपका ये कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अजीब-सा इंटरेस्टिंग है। है। नहीं, नहीं, इंटरेस्टिंग है। हाँ, 0.03% आपने बैंक हाँ। निफ्टी में किया बिकॉज़ आपको क्विक ट्रेड्स या अ, और किसी स्टॉक ऑप्शन वगैरह में नहीं सर, ट्राई स्टॉक किया में नहीं है? किया, नहीं किया। नहीं किया। इसी में आप करते हो। और जस्ट आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे टिपिकली इसका हिट रेशियो कैसे रहता है? और सर आपने खुद ने भी अपनी बुक में कहा है कि यदि एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू आता है, तो 60 टू 70% चांस होते हैं कि वर्टिकल काउंट पहला वाला तो अचीव होगा ही होगा, और शायद ज़्यादा ही होता है। तो हिट रेशियो अच्छा है, प्रॉफिट्स बहुत नहीं निकलते पर आप स्केल कर सकते हो, अच्छा, क्योंकि आपको पता है आपके लॉसेस फिक्स्ड हैं। हाँ। और वो जो प्रॉफिट और लॉस है डेबिट स्प्रेड में, जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, उसका गैप काफ़ी अच्छा होता है। हुँ, लेकिन कभी भी आपको उतना लॉस मिलेगा नहीं। हुँ।
आपका उसके पहले ही बुक हो जाएगा। अगर एंकर कॉलम के हाफ पे भी आप आते हो तो आपका हम्म पूरा लॉस बुक नहीं होगा जो मैक्सिमम पॉसिबल था, हम्म और इधर भी ऊपर जाने में भी आपका पूरा प्रॉफिट बुक नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 500 ट्रेड्स आप अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलोगे इसमें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि हीट रेशियो थोड़ा अच्छा होता है, हम्म, लेकिन बिकॉज स्प्रेड है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं होता, लेकिन एक हम्म, डिसेंट प्रॉफिट यहाँ से हो आप जाता है बना सकते हो। और जल्दी जल्दी बुक होते जाते हैं ट्रेड सर। हम्म नहीं, इंटरेस्टिंग, आपने अपने हिसाब से ये सेटअप किया है, और आई थिंक जो इसमें से मेजर टेक अवे यही होना चाहिए कि कैसे अपने हिसाब से सेटअप्स को डिजाइन कर सकते हो, और हम्म, अपना उसमें कुछ हम्म। अपने वेरिएशंस लेके आओ, सो देन यू कैन डू इट बेसिकली वेल। ट्रेंड फॉलोइंग है, लॉस फिक्स कर लिया है और जल्दी जल्दी प्रॉफिट ले लेते हैं, क्योंकि हाँ कई बार ऐसा देखा है कि आपने ट्रेड लिया, आपका थॉट प्रोसेस सही था, ट्रेड गया भी सही दिशा में, इतना ऊपर तक गया, 1 आर तक ट्रेड चला गया, उसके बाद फिर गिरा और आपका पूरा स्टॉप लॉस लेके गया। हम्म तो फिर ये किया है कि जल्दी बुक कर लेते हैं उसे कि हाँ, फर्स्ट वर्टिकल काउंट पे बुक कर लिया जाए। अब हम्म इसमें आप और वेरिएशन, फिर हर व्यक्ति उसमें अपना एक फ्लेवर डाल सकता है कि आप हाँ 2 लॉट्स ले लो, एक को बुक कर लो, हम्म या ये करो कि आपका वर्टिकल काउंट अचीव हो गया है, हम्म तो वहां से जाके नया डेबिट स्प्रेड बना लो, हम्म या और भी बहुत सारे खेल किए जा सकते हैं, पर इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते अभी और लोगों के लिए। हाँ नहीं ठीक है, हम्म, आपने ऐसे वेरिएशंस किए हैं। करके देखिए सर। हाँ मतलब अच्छा, और ये आप वर्टिकल काउंट 2 लगाते हो या एक ही लगाते हो उसमें से? सर फर्स्ट वर्टिकल काउंट पे बाहर आ जाते हैं। बाहर आता है, मतलब दूसरा फिर मतलब ही वो नहीं है हाँ, ट्रैक करने का, यूज तो करना एक ही है, लगाते हाँ। हो बेसिकली। अभी जैसे ये दिमाग में आता ही है कि आप एक में लगा रहे हो, एक ट्रेल कर रहे हो, तो एक में आधा बुक कर लो, फिर बाकी का राइड करो, या पूरा मूविंग एवरेज से राइड करना, ऐसा कुछ ट्राई करके देखा है आपने? सर अभी नहीं किया ट्राई, पर हाँ मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज से या डी स्मार्ट से किसी चीज को ट्रेल किया जा सकता किया जा सकता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये आपका एक ऑप्शन का सेटअप है। इसके ऊपर भी है कुछ क्वेश्चंस मेरे, लेकिन ये अपना थोड़ा स्ट्रेटेजीज के बाद डिस्कस करते हैं। दूसरा और कौन सा सेटअप है आपका? है। सर दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप है जिसको हर कोई कर सकता है, क्योंकि मैंने डॉक्टरों के हिसाब से जो पहले सेटअप बनाए थे, तो ऐसे बनाए थे कि जिनमें दिन भर आपको मार्केट नहीं देखना हो, क्योंकि आपको दिन भर काम करना है। ठीक मेरा है, काम ऑपरेशन थिएटर में होता था, ठीक है। तो उस समय आप वो सब छोड़ के ट्रेड नहीं कर सकते। हम्म तो मैंने जो चीजें बनाई वो ऐसी बनाई कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। हम्म तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि फ्राइडे की शाम को 3 बजे हम्म एक बार आप निफ्टी का स्पॉट चार्ट लगाते हो, हम्म और निफ्टी का वीकली चार्ट, क्योंकि हम्म फ्राइडे की शाम को 3 बज रहा है तो वीकली चार्ट क्लोज हो रहा है, हम्म तो उस समय निफ्टी की वीकली आरएसआई जो भी चल रही है हम्म वैल्यू, वो लिख लेते हो, हम्म और उस वैल्यू को आप 66 में से माइनस करते हो। अच्छा। तो हम्म हम ये मानते हैं कि निफ्टी 66 की आरएसआई पे जाता है, उससे और भी ऊपर तक जा सकता है, हम्म पर 66 के बाद जब वो नीचे गिरना शुरू होता है, हम्म तो हम उसको एवरेज करते जाते हैं और खरीदते जाते हैं। फिर से समझाता हूँ। अच्छा। आपने वीकली चार्ट बनाया, हम्म निफ्टी की वीकली आरएसआई की वैल्यू देखी, हम्म और निफ्टी की स्पॉट वैल्यू जो भी है, ठीक है। जो वीकली आरएसआई वैल्यू है उसकी, मान लीजिए कि इस समय 50 चल रही है, तो हम 66 में से 50 माइनस करेंगे, तो करीब 16 आया। राइट। हम उस 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 16,000 रुपए के निफ्टी 20 खरीद लेंगे। अच्छा। फिर अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर मार्केट खोलेंगे, हम्म दोपहर को 3 बजे। इस समय निफ्टी की जो आरएसआई वैल्यू है, मान लीजिए और गिर गया निफ्टी, हम्म और 50 की बजाय वो मान लीजिए 46 हो गई, हम्म तो अब हम क्या करेंगे, 66 में से, 66 हमारा फिक्स नंबर है, 66 में से हम 46 माइनस करेंगे और 20,000 की निफ्टी 20 खरीद लेंगे। तो निफ्टी जितना गिरता जाता है, हम निफ्टी 20 को उतना एवरेज करते जाते हैं, और अल्टीमेटली निफ्टी चूंकि इनहेरेंटली बुलिश इंडेक्स है, देश की इकोनॉमी है, तो विद आफ्टर सर्टेन टाइम वो अपनी साइकिल वापस पूरी करता है और वापस 66 की तरफ जाता है। तो मान लीजिए वो नीचे 30 तक गया, तो 30 तक जब गया तो आपने 66 माइनस 30, आपने 36,000 की निफ्टी 20 खरीदी। अगले हफ्ते से वो बढ़ना शुरू हुआ, मान लीजिए 40-45 हो गया, तो आपने फिर 20,000 की खरीदी। तो जब सबसे सस्ता मिल रहा है निफ्टी, तब आप सबसे ज्यादा निफ्टी 20 खरीद रहे हो, और ऐसे करते 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 किसी हफ्ते वो वापस 66 पहुंचता है, और हम सारा बुक कर लेते हैं एक साथ। 66 पे बुक कर हाँ, लेते हो। पर ये स्टॉक में या किसी और चीज में नहीं करते, हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं। निफ्टी 20। निफ्टी 20 और बैंक निफ्टी। तो जो इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहे हैं वो निफ्टी 20 है, जो चार्ट देख रहे हैं वो निफ्टी का वीकली स्पॉट चार्ट। अच्छा, ये है इंटरेस्टिंग। तो ये 66 नंबर कहाँ से आया बेसिकली? मतलब बेसिकली 2/3 ऑफ मैक्सिमम है। अच्छा कि उसके बाद रिस्क बढ़ता जाएगा, अच्छा। कि उतना ऊपर तक गया है आरएसआई, तो गिरने का रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है कि उससे ऊपर यदि आप होल्ड करो तो आपको ज्यादा मिले, पर हम ये करते हैं कि 66 के ऊपर जा रही है तो हम कुछ ट्रेड नहीं करते। अच्छा, फिर जिस दिन से 65 जाएगी हम फिर परचेज करेंगे। तो ये आपने सोचा ये 66 नंबर, नहीं ये सर, ये स्ट्रैटेजी मैंने पाठशाला में सीखी थी, पाठशाला में डिस्कस हुई थी। अच्छा मुझे लगता है शायद किसी और डॉक्टर साहब की या किसी की स्ट्रैटेजी है ये, अच्छा पर मैंने सुनी है। अच्छा, मतलब आपने मेरी खुद की नहीं है, मैंने डिवाइस नहीं की है। अच्छा अच्छा। और हाँ, आप पर मैं फॉलो करता हूँ।
ठीक है, तो आपने कहीं सुनी, आप इसको फॉलो करते हो, तो आप कितने टाइम से फॉलो करते होंगे इसको? सर मुझे साल भर से ऊपर हो गया होगा ये करते। अच्छा, अब वीकली पे 66 RSI और आप वीकली सिर्फ पे फ्राइडे 66 देखोगे, सिर्फ फ्राइडे तो को आपका देखूंगा। एग्जिट आया है कभी इसमें? सर एग्जिट आता है ना, बार-बार आता है। अच्छा, बार-बार आता है? अच्छा, और अच्छा, स्पेशली बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी हर 2-3 महीने में आपको एक बार आउटकम दे देगी। अच्छा, और यूजुअली अप टू 8 टू 10% प्रॉफिट तो आ ही जाता है। अच्छा, अच्छा। और यदि 2-3 महीने में 8-10% आ रहा है तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा नहीं, हाँ, हालाँकि थोड़ा ये बुल मार्केट का प्रोडक्ट हो सकता है। है। हाँ, एग्ज़ैक्टली क्योंकि मैं साल भर से कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कभी-कभी ये होगा बेयर मार्केट में वो निफ्टी गिरते ही गया है और आप हाँ, निफ्टी तो 20 आपके लेते ही पास जा उतनी रहे हो। कैपिटल होनी चाहिए कि आप हाँ, तो ये उसका एक बस वो जो एक जोक एक चलता है ना कि ऐसा नहीं कि एवरेज करते-करते मैं कंपनी का मालिक बन जाऊँ। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ ऐसे हाँ, स्ट्रैटेजीज़ में हो इसलिए सर सकते हैं। वी निफ्टी शुड और बैंक निफ्टी में सेफ है ये, इसको आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते। हाँ, स्टॉक्स में नहीं कर सकते और इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट आई तो इश्यू हो सकते हैं। ये ध्यान में रख के हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। सो देयर मे कैन बी रूल्स अराउंड पोजीशन साइजिंग। बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है। और कौन-सा आपका सेटअप था जो आप डिस्कस कर रहे थे? सर तीसरा सेटअप मोमेंटिफाई का है, अच्छा, इन्वेस्टिंग का। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। हुँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए मैंने भी पहले मतलब जब ये सब डिफाइनेज ने ये चीज़ें नहीं निकाली थी, हुँ, लाइक अगेन 2-3 साल पहले कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनमें मैं बना के देखता था कि 1 ईयर परफॉर्मेंस इसका कितना है और 6 मंथ्स परफॉर्मेंस इसका कितना है और 100 में से निकालो कि जो टॉप 10 परफॉर्मर्स हैं उनमें करो। किया कभी नहीं, पर रिसर्च बहुत सारी करके देखता था। अच्छा। पर फिर जब मैंने ये मोमेंटिफाई वाला सिस्टम देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये किया जा सकता है। हुँ, क्योंकि इसमें एक तो आपको ज़्यादा फंडामेंटल सीखने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपको सेक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छा होगा वो आपको अपने आप मिल जाएगा। हुँ, तो इसमें सर मैं मोमेंटिफाई करता हूँ कि हुँ, अ, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग लॉस एवर्स होते हैं कि उन्हें हुँ, कुछ भी हो जाए लॉस नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं आए चलेगा, कम प्रॉफिट आए चलेगा। हुँ, क्योंकि आज भी देश में बहुत सारे लोग एफडीज़ में पैसा रख रहे हैं, हुँ, जबकि एफडीज़ का रिटर्न क्या है आपको मुझे सबको पता है। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हर आदमी निफ्टी 20 खरीद के रख रहा है, यदि वो हुँ, भी कर ले तो भी उसे शायद 13% का सीएजीआर मिलेगा। हुँ, तो ज़्यादातर लोग अभी भी सेफ चलना चाहते हैं। हुँ, स्पेशली जो सीनियर जनरेशन्स हैं या जिनको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, जो हुँ, उसको रिस्की मानते हैं। हुँ, तो यदि आप लॉस एवर्स हो तो आप मोमेंटिफाई स्ट्रैटेजी को ईटीएफ पे कर सकते हो। हुँ, और अगर आप थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग हो हुँ, कि आप थोड़े से ड्रॉडाउन देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो 20% भी रेड में है, हुँ, तो फिर आपको मोमेंटिफाई निफ्टी 500 पे करनी चाहिए। हुँ, मैं एग्ज़ैक्टली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या हुँ, करता हूँ। हुँ, मैं बेसिकली सर आई मीन मोमेंटिफाई आपको तो मैं क्या ही बताऊँ, बट हर महीने में एक लिस्ट बनाता हूँ हुँ, टॉप। अगर ईटीएफ की बात करूँ हुँ, तो मैंने एक 34 ईटीएफ्स का ग्रुप बनाया है। 34 ईटीएफ्स का। 34 लगभग। ओके, वो 34 ईटीएफ्स मैंने ऐसे निकाले हैं कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ओके, कि ऐसे जैसे कि अगर बैंक की बात करूँ तो हुँ, केवल एक कोई बैंक का होगा कि बैंक बीज़ आपने ले लिया। हुँ, और दूसरा यदि आपको मेटल में से लेना है तो एक ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि 4 अलग-अलग ग्रुप्स का एक जैसा ईटीएफ ले लिया। हुँ, हर ईटीएफ अपने आप में अनोखा है हुँ, और उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, मफांग है, मॉन 100 है, ऐसी सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। हुँ, और उसके बाद आप उसमें से सिंपल सा काम करो कि हर महीने एक लिस्ट बनाओ कि उनमें से टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं और उसमें से 7 को आप होल्ड करके रख लो। और यदि वो 14 के बाहर निकलता है उस लिस्ट में, तो आप उससे एग्ज़िट कर जाओ। तो मेरा जो होल्डिंग है वो 7 ईटीएफ्स का है और हर महीने में उसको रिबैलेंस करता हूँ। यदि कोई ईटीएफ 7 से नीचे चला गया है, तो उसे होल्ड करके रखता हूँ, लेकिन उसकी जगह जो नया है उसको एंटर कर लेता हूँ। हुँ, और यदि वो 14 के नीचे निकल जाए, तो फिर मैं उसको एग्ज़िट कर देता हूँ। और हुँ, आम तौर पे इसमें आपका महीने भर में एक आध रिबैलेंस हो तो बहुत है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। ये स्लो प्रोसेस है, निफ्टी से बेटर रिटर्न देती है, हुँ, लेकिन इसके ड्रॉडाउन ज़्यादा नहीं आते। हुँ, कितना भी घुमा-फिरा के मैंने देख लिया, 7, 8, 10% से ऊपर का ड्रॉडाउन नहीं आता। हुँ, लेकिन आपका जो सीएजीआर आएगा, वो भी मुश्किल से 15, 16, 18, 19% का आएगा, जो हुँ, निफ्टी को थोड़ा-सा बीट करेगा या हुँ, कई बार निफ्टी के बराबर चलेगा। हुँ, लेकिन आपके लॉसेस नहीं होंगे। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको कि 20% लॉस नहीं देखना है कभी, हुँ, तो वो ईटीएफ में कर सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर आप थोड़े से मजबूत दिल के हो हुँ, और आप एक बार अपना पोर्टफोलियो 20% लॉस में देख सकते हो, मतलब हुँ, जो नोशनल लॉस जिसको हम कहते हैं या हुँ, शैडो लॉस कहते हैं। हुँ, यदि आप वो रेड देख के नहीं घबराते हो, तो यदि आप मोमेंटिफाई को निफ्टी 500 पे करो, हुँ, किसी भी प्रॉपर सेटिंग के साथ में, तो वो ओवर 7-8 साल आपको बहुत अच्छे रिटर्न। इंटरेस्टिंग। तो मुझे आपका ये ईटीएफ अप्रोच बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही एक्चुअली हमने भी एक ग्रुप बनाया है, लेकिन आपने अपना जो एक बनाया है हुँ, ग्रुप 30-34 ईटीएफ्स का, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। काइंड ऑफ नॉन कोरिलेटेड ईटीएफ्स और उसमें आपने जैसे कहा वो बिल्कुल सही है कि ड्रॉडाउन कंपैरेटिवली कम रहता है
हो सकता है रिटर्न भी थोड़ा कम हो, कहीं ना कहीं ओवर अ टाइम मोमेंटम का अप्रोच आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को, यही बिलीव के साथ हम करते हैं और स्टडीज एंड रिसर्च एंड बैक टेस्टिंग शोज दैट। तो ये अच्छा अप्रोच है। और जो निफ्टी 500 वाला है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, अब इसमें है कैसा कि हम देखते हैं 20-30% ड्रॉडाउन या मे बी वो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी वो आ सकता है, और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं और ड्रॉडाउन हम कम कैसे करें। हालांकि इक्विटी में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी पॉसिबल है, हाँ एग्जैक्टली। है ना। और जो ड्रॉडाउन है एक लिमिट के ऊपर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप मान लो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ना करो, आप इक्विटी का नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाओ, आप कोई भी तरीके से इन्वेस्ट करो, मार्केट नीचे आएगी तो देयर विल बी अ ड्रॉडाउन, राइट। एग्जैक्टली। सो वही चीज, लेकिन एटलीस्ट इसमें ऐसा है कि आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि जिससे आप वो ड्रॉडाउन के साथ डील कर सकते हो। बस ये है कि आपको कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं तो आप वो ड्रॉडाउन हैंडल नहीं कर पाओगे, आप पूरा पोजीशन एग्जिट एग्जिट करके निकल जाओगे। और सर ये नॉन कोरिलेटेड में एक सबसे अच्छी चीज है कि इसमें दूसरे असेट क्लासेस भी आ गए, क्योंकि मैंने correct, गोल्ड वीज भी डाल दिए उसमें, बिल्कुल सिल्वर वीज भी डाल दिए, बिल्कुल, और इधर आपका विदेशी स्टॉक एक्सचेंज भी डाल दिए, Hang मफांग Seng भी डाल दिया। ETF, हाँ अब उसमें क्या होता है कि अगर ये नहीं चल रहा तो वो चलेगा। अगर हाँ, आपका स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है हम्म, तो गोल्ड बीज आपको 40% रिटर्न दे रहा है साथ में। बहुत अच्छा अप्रोच है, और बहुत मैं अच्छा इसमें मार्केट फिल्टर नहीं लगाता, अच्छा, मार्केट क्योंकि ट्रेंड फिल्टर आप नहीं क्योंकि लगाते। मार्केट रिटर्न फिल्टर आप लगाओगे तो फिर नहीं आएंगे आपको। आप थोड़ा अगर कुछ आइडिया दे सकते हो, जितना आपको डिस्क्लोज करना है, आप ETF के टाइम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? सर ईटीएफ का सिंपल सा फंडा है कि हमें मान लीजिए 10-12 लाख की कैपिटल से हम कर रहे हैं ठीक काम, है, तो हम 1-1 लाख के 7 ईटीएफ खरीद लेंगे, ठीक है, जो इस महीने की हमारी लिस्ट में टॉप 7 आए। वैसे भी टोटल लिस्ट ही 34 की है, ठीक बात तो है। 34 में से 6-7 तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं कोई तो। हम्म, और उसमें अपने क्राइटेरियाज लगा दिए, वो हम उस पे स्क्रीन पे दिखा देंगे ओके, कि जो भी आपने क्राइटेरियाज लगाए उसके बाद आपने 7 ईटीएफ खरीद लिए 1-1 लाख रुपए के। अगले महीने आप क्या करोगे, वही लिस्ट आप दोबारा बनाओगे कि कौन से टॉप 10 टॉप 20 ईटीएफ परफॉर्मेंस। अब यदि आपके 7 में से कोई उसमें से बाहर निकल गया है और 7 से बाहर निकला है लेकिन 14 के अंदर अभी भी है, तो आप उसे होल्ड करके रखोगे, उसे बेचोगे नहीं, पर जो नया एंट्री आया है उसे आप खरीद लोगे। गॉट। तो हर महीने हम इसको फिर एक बार लिस्ट बनाएंगे, 7 के अंदर जो है उसे होल्ड करके रखेंगे, 7 से बाहर निकल के 14 के अंदर है उसे भी होल्ड करके रखेंगे, लेकिन जो नई एंट्री आई है वो लाख रुपए का फिर खरीद लेंगे। तो बेसिकली आप मोमेंटिफाई में आपका 7 ETF का पोर्टफोलियो है, हाँ एग्जिट रैंक 14 है, हाँ मार्केट ट्रेंड फिल्टर आप लगाते नहीं हो, हाँ, बाकी आपके क्योंकि सेटिंग है। मार्केट अगर खराब चल रहा होगा तो गोल्ड और वो सब मिलेंगे मुझे। ठीक बात है आपका, बिल्कुल, गॉट इट। सो ये बहुत अच्छा अप्रोच है, बाकी आपका स्ट्रैटेजी भी आपने एक्सप्लेन किया है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और निफ्टी 500 के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो आप? सर जो स्टैंडर्ड आपका वो 12 वाला है, वो MIP 12 जैसा। सो आप ये इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए सर। और एक आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का भी सेटअप बताया, और एक आपने वो जो शॉर्ट RSI टर्म वाला। निफ्टी की आरएसआई वाला। ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स वगैरह पे आपके है सेटअप्स? नहीं सर, अगर बहुत लॉन्ग टर्म का करना है तो एक अभी शुरू किया है, पर अभी बीच में मार्केट इतना नीचे था तो उसमें ज्यादा लगाया नहीं हमने। ठीक है। पर 3% आरएस चार्ट में यदि कोई स्टॉक उसको डी स्मार्ट को क्रॉस करता है तब हम खरीदते हैं। P&F पे पी एंड 3% एफ पे। पे 3% में रिलेटिव स्ट्रेंथ में, यदि वो डी हम्म। स्मार्ट को क्रॉस करता अब सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से है। ये मल्टीपल सेटअप्स जब आप ट्रेड करते हो, अ, जैसे किसी सेटअप में कभी लॉस हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पूरा अप्रोच है कि मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम्स आप ओवर अ टाइम ट्रेड करते हो, और फिर आप आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखते हो। अब किसी टाइम पे किसी स्ट्रैटेजी में लॉस हो रहा है, किसी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज को आप कैसे देखते हो, कैसे हैंडल करते हो? क्या ऐसा होता भी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि नॉन कोरिलेटेड सेटअप्स है आपके? सर 2 सेटअप्स तो प्रैक्टिकली बुलिश मार्केट के लिए ही हैं। हाँ, जैसे वो जो लिक्विड बीस, नहीं, पर इसमें भी लिक्विड बीज वाला जो है वो आप गिरता जाएगा तो आप और एक्यूमुलेट कर रहे हो, पर उस समय आप ऐसे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो उससे। निफ्टी बीस वाला, हम्म, हाँ, यस, निफ्टी बीज वाले सेटअप में। ऑप्शन वाले में आप फिर भी कह सकते हो कि मार्केट गिर रहा है तो आपको करेक्ट, बैंक निफ्टी में एंकर कॉलम्स मिलते रहेंगे। करेक्ट, लेकिन जो तीसरा वाला है मोमेंटिफाई, वो मार्केट गिरेगा तो यदि आपने ट्रेंड फिल्टर लगा रखा है तो किसी काम का नहीं है। ट्रेंड फिल्टर नहीं लगा रखा है तो आप ईटीएफ एक्यूमुलेट कर सकते हो उस समय। पर फिर भी सर मुझे लगता है कि इंसान के पास 3-4 स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जिनमें से 1 या 2 उसे हमेशा लॉस देती रहेंगी और 1 या 2 प्रॉफिट देती रहें। कि अगर मार्केट चॉपी चल रहा है या कुछ ऐसा है, तो कुछ नहीं तो या तो स्ट्रैडल बेचने की या कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो कोई एक बुल मार्केट में चलती रहे और एक कम से कम एक जो साइडवेज मार्केट में काम करती रहे। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी दूसरे के प्रॉफिट को ड्रैग करेगी, यस, पर एट द सेम टाइम वो दूसरे के लॉस को कवर भी करेगी।
तो आप साइडवेज मार्केट के लिए कुछ सेटअप्स करते अभी हो? नहीं किया सर, पर मुझे स्ट्रैडल करने हैं। हम्म। वो क्या होता है कि ये एक थ्योरी होती है हम्म, कि मैं एक सेटअप बुल मार्केट के लिए लगाऊं, एक साइडवेज के लिए लगाऊं, एक हम्म, बाकी। तो हम ये सोचते हैं हर मार्केट में मुझे कोई तो स्ट्रेटेजी वर्क हम्म, करेगा, लेकिन उसका दूसरा साइड भी होता है कि जब बुल मार्केट में एक आपकी बुलिश स्ट्रेटेजी वर्क करे तो साइडवेज स्ट्रेटेजीज में ड्रॉ डाउन भी आता है। सो एग्जैक्टली। एक दूसरे का वो थोड़ा प्रॉफिट भी ईट करते हैं। बट यस, एक बात जरूर है कि नॉन कोरिलेटेड सेटअप्स ओवर अ टाइम आपका ड्रॉ डाउन कम जरूर करते हैं। हो सकता है रिटर्न बियॉन्ड अ पॉइंट इंप्रूव ना करे, लेकिन ड्रॉ डाउन कम करते हैं, ये प्रूवन चीज है। बट यस, ये मल्टीपल सेटअप्स इज अ गुड अप्रोच। आपके बैंक निफ्टी वाले स्ट्रेटेजी में आप बेरिश एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू एग्जैक्टली। भी तो देखते अगर हो? बुलिश जाएगा तो मैं इधर का डेबिट स्प्रेड बनाऊंगा, और बेरिश जाएगा तो उधर का बनाऊंगा, तब मैं पुट में बना लूंगा वही पुट चीज। में बना लोगे। सो वहां पे आपके पास बुलिश बेरिश दोनों के हाँ, सेटअप्स मूविंग एवरेज के नीचे बेरिश एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू, डेबिट स्प्रेड, एटीएम पुट बाय और दूर का पुट सेल। यस यस यस, इंटरेस्टिंग। यस, तो आपका वो जो सेटअप है वैसे बेसिकली वो आपका ट्रेडिंग का सेटअप है। आप बुलिश बेरिश दोनों आपके ट्रेड्स होते हैं। और निफ्टी बीज वाला अप्रोच और ईटीएफ वाला अप्रोच बेसिकली इन्वेस्टमेंट के अप्रोचेस है। ईटीएफ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। और जो निफ्टी बीज वाला मीडियम टर्म कह सकते हैं, इस टाइप का सेटअप है। तो ये एक्चुअली ये बहुत अच्छे से डिजाइन किए हुए सेटअप्स है। आप अपने आपके स्टाइल को जैसे वो सूट किया उस हिसाब से आपने किया है। अब मुझे बताइए, जब इसमें किसी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बड़ा ड्रॉडाउन आए, कोई भी जैसे आपके मान लो बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी में आ जाए या कोई भी, आप उस ड्रॉडाउन को हैंडल करने के लिए क्या करते हो? हैंडल करने के लिए मतलब मेंटली उसको मतलब क्योंकि उसमें तकलीफ हो रही है ना उस टाइम, तो लॉस में सी जब तक चीजें प्रॉफिट में होती रहे फॉलो करना आसान होता है। हाँ। कोई स्ट्रैटेजी को लॉस में फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है सर। पर फिर मुझे लगता है कि आपका सैंपल साइज अगर बड़ा हो, कि जैसे आपने तय किया कि 1000 ट्रेड में मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है कि नहीं, मैं हर 10 ट्रेड के बाद स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करने जाऊंगा या मॉडिफाई नहीं करने जाऊंगा। तो आई गिव इनफ टाइम कि हाँ, अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ये आपको लॉस दे रही है तब फिर हम उसको रोकेंगे। क्योंकि सर मार्केट फेस चेंज होगा तो शायद अगर बहुत चॉपी मार्केट होगा तो ये ब्रेकआउट्स जो है वो नलिफाई होंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यदि मार्केट एक रेंज मतलब एक ट्रेंड में है तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी चलेंगी, पर चॉपी मार्केट में खराब होंगी। बट देन मुझे लगता है कि इतना टाइम पास कर लेना चाहिए आपको कि आप चॉपी और ट्रेंडिंग मार्केट दोनों देख लो। मतलब 1000 ट्रेड में या 2000 ट्रेड में आपको लगता है, तब फिर आप उससे बाहर निकलो। आपने 1000 ट्रेड का, इनफैक्ट ये एक डिसाइड करना और फॉलो करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मतलब हमने एक रवि शिंदे जी के साथ पॉडकास्ट किया तो उन्होंने भी ऐसी एक बात की थी, 51 ट्रेड्स। हाँ, है ना, मतलब अब 1000 51 इट डिपेंड्स ऑन द नंबर। कोई इंट्राडे और बहुत सारे ट्रेड होते हैं तो 1000 भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एक नॉर्मल सेटअप्स भी होता है, तो इस 51 ट्रेड्स तक तो आपको नहीं चेंज करना चाहिए। एक्चुअली मैं बताऊं वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है फॉलो करना। जैसे एक वो 21 डे थियोरी है ना, आप किसी चीज को 21 डेज तक कर लो, तब आदत डलती है। वो 21 दिन डिफिकल्ट है ना, इतना आसान नहीं होता। वैसे ही इसमें किसी एक स्टार्टअप को डिसाइड तो कर लिया कि चलो करेंगे 51 ट्रेड्स या कोई भी एक नंबर, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं होता लोगों से। इसमें आप कैसे कर लेते हो 1000 ट्रेड तक? आप वो कन्विक्शन कैसे बनाए रखते हो? सर बेसिकली डिसोसिएट होना सीखना पड़ता है कि ये प्रॉफिट या लॉस मेरी मूर्खता या मेरी महानता नहीं है। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि 100 बार सिक्का उछालेंगे तो 50 बार हेड्स आएगा, 50 बार टेल्स आएगा, पर उसके लिए आपको 100 बार उछालना पड़ेगा। आपने एक बार उछाला, हेड आ गया, आपने हेड कहा था, आप खुश हो जाओ कि मैं महान हूं, या आप टेल आ गया तो आप डिप्रेस हो जाओ कि मैं मूर्ख हूं। ऐसा नहीं है। तो आपको एवरीथिंग इवन्स आउट ओवर अ बिगर सैंपल साइज। अगर हम सैंपल साइज बड़ा कर लें सब ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात करी आपने। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम तो ठीक है, वो थ्योरी एक है, बट ये डिटैच्ड होना, मतलब प्रॉफिट हो गया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, और लॉस हो गया तो मैं मतलब डिप्रेस नहीं होगा। मैंने नहीं किया। ये जो सर वो जो कहते हैं ना, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए आप में कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं महान हूँ कि मैंने अच्छा ट्रेड, देखो मैंने बताया था कि स्टॉक जाएगा, क्योंकि आपके बताया 10 नहीं भी तो गए। हाँ, सो ये ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना ये बहुत बड़ा टास्क है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात वैसे कही है कि डिटैचमेंट अचीव करना ये इतना आसान नहीं होता है। मुश्किल है सर। हाँ,
और इसी लाइंस पे कुछ और आप कहना चाहोगे, कैसे आप ये माइंडसेट और थॉट प्रोसेस के ऊपर कुछ और बात करना चाहोगे? एक्चुअली सर ये बड़ा मुश्किल काम है डिटैच होना। हम्म और चलो मान लीजिए मेरे पास तो एक और सोर्स ऑफ इनकम भी आ रहा है कि मैं टीचिंग से भी कुछ कमा लेता हूँ या हम्म पहले मेडिसिन से कुछ आता था। तो हम्म आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें कोई लॉस हो भी रहा है तो ओवर अ पीरियड हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर हम्म जो व्यक्ति फुल टाइम ये कर रहा है हम्म उसको ये चीज डे टू डे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। और सर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर की जर्नी एकदम अलोन होती है। हम्म मैं आज ही एग्जांपल देख रहा था, मैं कल पुणे एयरपोर्ट पे उतरा तो एक हम्म स्टूडेंट मिल गया। हम्म तो सर मैं भी एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ, आप भी हो। तो उसने साथ में फोटो वोटो खींचा। तो डॉक्टर्स में एक कमराडरी होती है, एक एक बिलोंगिंग होती है। मैं उससे कभी नहीं मिला था, उससे कभी नहीं मिला था, पर आप भी एनेस्थीसिया वाले, मैं भी एनेस्थीसिया वाला। ट्रेडिंग में ये नहीं होता सर, क्योंकि मेडिसिन में हम कनेक्टेड होते हैं अपनी ब्रांच से, हम कनेक्टेड होते हैं अपने कॉलेज से। मेरे कॉलेज का कोई मुझे मिल जाएगा तो मैं कहूंगा तुम भी एमजीएम के हो, मैं भी हूँ। लेकिन ट्रेडिंग में नहीं होता सर। ट्रेडिंग में हर व्यक्ति एक अलग बैकग्राउंड से निकल के आया होता है। किसी ने ट्रेडिंग में डिग्री नहीं की होती, आजकल तो फिर भी होने लग गई है। लेकिन कोई बच्चा 12वीं के बाद ट्रेडिंग में डिग्री करके नहीं बनता। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं, कॉमर्स वाले हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर बिल्कुल अकेला होता है। उसको ये पूरे टाइम की फाइट होती है, वो अपने लॉसेस किसी को बता नहीं सकता। उसके घर वाले मान के चलते हैं कि ये जुआरी है। और सोसाइटी में वो जाके कह नहीं सकता किसी को। घर में अगर एक बार बीवी को बता दे कि आज मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन से फिर पूछेगी आज कितना हुआ, आज कितना हुआ, और फिर पता चलेगा कि 10 दिनों तक तो लॉस हुए। तो ट्रेडर बेचारा पूरे टाइम अकेला रहता है। यदि मुझे लगता है कि अब हम डिफाइनेज पे ही अगर बैठे हैं, कुछ ऐसी चीज बनाई जाए, जैसे पहले आप एक नेस्ट करते थे या जैसे को वर्किंग स्पेस होते हैं, वैसे को ट्रेडिंग स्पेसेस बनाए जाएं कि जहाँ की व्यक्ति अपने जैसे 10 लोगों के साथ बैठ के ट्रेड कर सके। तो उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा कि हाँ मेरा ट्रेड गलत जा रहा है तो दूसरों का भी जा रहा है। जैसे हम पाठशाला में उस दिन बैठे थे, शायद सर ने किसी ने एक ट्रेड बताया कि हाँ देखो ये इसमें आ रहा है एंकर, ये अपन लेंगे, और थोड़ी देर में उसका स्टॉप लॉस आ गया। तो आपको देख लगता है इतने बड़े आदमी का जिसको आप टीवी पे देखते हो उसका भी स्टॉप लॉस आता है, तो अपन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ सबके ट्रेड गलत हो सकते हैं, आप कोई अनोखे नहीं हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्ड करना चाहिए डिफाइनेज में। हाँ ठीक है, हमने ये नेस्ट जैसे इनिशिएटिव्स किए हैं पहले, और हमने ये ऐसी चीजें देखी थी, वो हालांकि एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। बट ये आपने जो कुछ चीजें बताई ना, कि जैसे किसी का भी स्टॉप लॉस बच सकता है। सी कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पे कितना भी आपको नॉलेज हो, आपने कितना भी कर लिया हो, इन दी एंड वो आपका एक ट्रेड है, और हर ट्रेड का प्रोबेबिलिटी है। हाँ, आपके प्रोसेस के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से कभी कभी थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वहां पे आपका हर एक का स्टॉप लॉस तो बच ही सकता है। तो अल्टीमेटली इट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आपके सेटअप में आपका एज क्या है और कन्विक्शन कितना है ना। जैसे आपने अपने सेटअप्स पे कुछ काम किया है, कुछ अच्छे कॉन्फ़िगरेशन आपने अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कन्विक्शन बेटर होगा। और जो यहाँ सुन रहा है वो उसको पूरी तरह से फॉलो करने जाएगा तो हो सकता है वो ना करे। इसलिए मैं हमेशा ये एंकरेज करता हूँ कि आप अपने ट्विक्स लेके आओ, जैसे आपने अपने सेटअप में कुछ ट्विक लेके आए, उससे एक तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन ही आता है। लेकिन ये जो आपका है ना कि वो डिटैचमेंट अचीव करना, और फिर उसके लिए उतने ट्रेड तक तो मैं उस सिस्टम को नहीं हिलाऊंगा, ये मुझको लगता है ये बहुत अच्छा टेक अवे हो सकता है इस पॉडकास्ट का। आपने बहुत अच्छी ये चीजें बताई। हालांकि इसको अचीव करना बहुत आसान नहीं है, आई वुड से दैट इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपने जैसे एक चीज के ऊपर और काम किया, आपने बताया कि एनालिस्ट, ट्रेडर, एग्जीक्यूशन ये अलग चीज है। जैसे जैसे मैंने हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि हमारे अंदर एक एनालिस्ट होता है, एक ट्रेडर होता है, और वो दोनों का जो कन्फ्लिक्ट है वही ज्यादातर तकलीफ देता है ना। सो उसने आपने एक अपना टीम बना के उसको किसी हद तक किया है एड्रेस। मैं उस समय चलता हुआ ट्रेड नहीं देखूंगा। हाँ, फिर भी कभी ना कभी ये होता होगा नहीं सर, जैसे मैं जाके बैठता हूँ क्या चल रहा है तेरा, ग्रोसरी इतना है, इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है, निकाल दे यार इसको, निकाल दे, मतलब जबरदस्ती गिर जाएगा, इससे अच्छा भी बाहर आ जाते हैं इससे हम। तो होता है साइकोलॉजिकली, बट देन इसीलिए वो डिटैचमेंट का पार्ट है कि मैं देखता ही नहीं कि क्या ट्रेड चल रहा है। और मैं 10 दिन बाद 8 दिन बाद पूछता हूँ कि भाई इस हफ्ते क्या रहा अपना, या मैं जाके भी बच्चे से पूछता हूँ कि भाई तेरे ट्रेड कैसे चल रहे हैं। तो ट्रेड लग गए हैं, उनके स्टॉप लॉसेस आ गए, ये सही आंसर है। प्रॉफिट या लॉस इज नॉट द आंसर। करेक्ट। यदि आप प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं करो, तो आउटकम अपने आप आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है।
तो ये ऐसा कितनी बार होता है कि आपने बाहर जाके बैठा उसको बोला चल निकाल दे? होता है सर, अभी भी होता होता है? है। 100% नहीं अचीव हुआ सर। मतलब जाके बैठा हूँ तो लगता है कि यार ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, इसको निकाल दे, क्योंकि 4 दिन से अपन लॉस देख रहे हैं, इसको तो कम से कम प्रॉफिट में बुक कर लें। हाँ। पर फिर पता चलता है कि उससे और कहीं ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता था। हाँ, तो वो भी जर्नल में रिकॉर्ड होता है? हाँ, हाँ, लिखते ठीक तो है, हैं। ठीक है। सो नॉर्मली जर्नल में आई वुड से एक होता है एक कॉलम, गुड एक्शन, बैड एक्शन, ऐसा हुँ। कुछ, या गुड ट्रेड, बैड ट्रेड। जब ऐसी चीज होती है तो उसको एटलीस्ट इवन इफ इट इज अ प्रॉफिट उसको बैड ट्रेड बोल दे, हाँ। और फिर ओवर अ टाइम हम देखें कि हमारे बैड ट्रेड का क्या हुँ। समरी हुआ है। अगर ये हुँ। कोई कर ले हुँ। तो उसके बैड ट्रेड अपने लाइफ में से ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो हाँ, जाएंगे। वही सर, अपनी गलती माननी है। हम्म, बेसिकली सर सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। आप राइट। लॉस में जा रहे हो तो आप मान रहे हो नहीं, मेरा व्यू तो गलत हो ही नहीं सकता, बढ़ना है इसको। हाँ। बढ़ना ही है, क्यों? क्योंकि कल वो फेड रिपोर्ट आई है और ये तो अभी जो ऑपरेटर है वो मार्केट को गिरा रहा है, अभी थोड़ी देर में बढ़ेगा देखना। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू है। आप हाँ, अपने व्यू को मार्केट के साथ जोड़ लेते हो। अगर आप मान के चलो कि हाँ मेरा व्यू गलत हो सकता है, बल्कि अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पाना है तो मेरा व्यू 10 में से 7 बार गलत ही होगा। हाँ, क्योंकि जिन ट्रेड्स के रिस्क रिवॉर्ड 5 टाइम्स के हैं, उनका हिट रेशियो मुश्किल से 30% है। तो अगर आप ये मान के चलो कि हम 10 में से 7 बार गलत होंगे, लेकिन हमें बस उन 3 को नहीं छोड़ना है, उनमें पूरा प्रॉफिट लेना है, तो सब ठीक है। प्रैक्टिकली पता है आपको, ये 30-40% हीट रेशियो वाले जो स्ट्रैटेजीज होते हैं ना, हुँ। ये देखो, अगर आप लोगों के काम स्टडी करोगे, हुँ। चाहे वो इन्वेस्टर अच्छे हो चाहे ट्रेडर अच्छे हो, उनकी रिसर्च पढ़ोगे, उनका काम स्टडी करोगे, इसी रेशियो से उन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की होती है। लेकिन प्रैक्टिकली और नॉर्मली एक रिटेल ट्रेडर के लिए जिसका बहुत एक्सपीरियंस नहीं हुँ। है, इधर उधर से काम करते हैं, उनके लिए इस हिट रेशियो पे कंसिस्टेंटली काम करना बहुत मुश्किल होता है। 10 में से 6 या 7 ट्रेड में लॉस बुक करना आसान नहीं होता हर एक के लिए। क्यों? और वो नहीं कंसिस्टेंट रहेंगे ही नहीं तो वो रिस्क रिवार्ड कहाँ से अचीव होगा, राइट? सो ये बहुत डिफिकल्ट सेटअप है टू एग्जीक्यूट। तो ये आप जब सीरीज ऑफ लॉसेस होते हैं उसमें आपकी टीम में कैसा माहौल होता है, वो कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट करते हो और क्या डायलॉग्स होते हैं उस टाइम? ना मतलब यार ठीक नहीं जा रहा है सर, क्या रोज रेड में जा रहा है? हाँ, और अभी तो और सर ऑप्शंस में तो ये ऐसा होता है कि कोई एक आया था, परिचित आया था, उसको दिखाया, तो उसको दिखाया कि देखिए अभी 3 महीने में हमने 137% प्रॉफिट निकाला है। और मतलब रफली समझो कि 2 लाख की ट्रेडेड कैपिटल पे करीब-करीब हमने 4 साढ़े 4 लाख रुपए बना लिए थे, और ज़्यादा ही बना लिए थे कुछ। ठीक है? उसको दिखाया, वो भी बड़ा खुश हो गया, बोले, "आप क्या करते हो बताना, मैं सीखूँगा आके।" और उसके बाद के 15 दिन में वो स्ट्रैटेजी 65,000 की लॉस में चल रही है। हाँ। मतलब जो आपका ओवरऑल देखोगे, तो जो आप 2 लाख प्रॉफिट में थे, आपका 2 लाख का प्रॉफिट गया, उसके पीछे आप 60,000 की लॉस में हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस क्षण पे उस चीज़ को देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो जो आपका व्यू पॉइंट है, वो बर्ड्स आई व्यू बन जाए कि हाँ, आप वो जो चील ऊपर से देखती है पूरे स्टेडियम को एक साथ, हाँ। वैसा अगर देख पाओ ट्रेड को, आप उस एक ट्रेड में उस समय जाके मत देखो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, तो शायद अच्छा रहे। मतलब वो सिंगल ट्रेड पे डिसाइड करना कि ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, या जैसे ही मैंने लगाया वैसे ही प्रॉफिट आ गया, उसकी बजाय यू हैव टू गिव इट सम टाइम। तो ये बर्ड्स आई व्यू आपके टीम में सभी लोगों का बिल्ड हुआ है? सर एग्जीक्यूशनर के साथ सबसे अच्छी बात है उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता है ना? उसको कोई मतलब नहीं, उसकी तनख्वाह इस बात की है कि हाँ मुझे जिस लेवल पे कहा गया उसी लेवल पे खरीदना, उसी लेवल पे बेचना है। तो ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आ गया था और मैं खाना खाने चला गया था और वो मिस हो गया। और बाकी ये हम दोनों का आपस का है कि हम क्या दिमाग लगाएं उसमें कि क्या गड़बड़ हो रही है और उसको कैसे कर सकते हैं। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना यही एक की होता है, बिकॉज आपके प्रोसेसेस डिजाइन हो गए, उसके बाद उसको फॉलो करना यही एक बहुत बड़ा टास्क है। और कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए ये जो बीच के जो मेरे क्वेश्चंस जो बहुत बार ड्रॉडाउन को लेके या डिफिकल्ट पीरियड को लेके इसलिए भी होते हैं, उस टाइम में जो कर गया, सरवाइव कर गया और कंसिस्टेंट रहा सिस्टम में, वो ओवर अ टाइम आउट परफॉर्म कर सकता है। ये मतलब ये पॉसिबल है। सो इसके लिए वो चीज़ आप कैसे हैंडल करते हो ना, यहाँ पे मेरा ज़्यादातर रहता है। और चाहे वो सिंगल सेटअप को लेके हो और चाहे जब आप मल्टीपल सेटअप्स कर रहे हो। वैसे मल्टीपल के साथ सर अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है हमेशा, और कुछ ना कुछ हमेशा नहीं चल रहा होता है। हाँ, नहीं दैट्स राइट। इसीलिए मैं बहुत बार ये बोलता हूँ ना, मान लो आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो,
और आपको बार बार देखने का ये सब मन करता है ना, आपका एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग का हो गया, कोई भी एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी हो, सो आपका कुछ ना कुछ चलता रहे। कहीं एक ETF है, कहीं स्टॉक है, कहीं ट्रेडिंग है, कहीं ऑप्शंस है। और तो उससे क्या होता है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा हेल्प करता है डिसिप्लिन रहने में। एटलीस्ट एक अच्छी चीज को आप बार बार छेड़ोगे नहीं, सो वो तो कहीं ना कहीं ओवर अ टाइम काम कर जाएगी। सर मोमेंटम के साथ तो एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप उसके कितने भी साल के बैक टेस्ट करके देखो, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा रहेगा कि वो यूं चलेगा, काफी समय तक यूं चलेगा, उसमें छोटे मोटे ड्रॉडाउन भी दिखेंगे, और फिर वो एक समय के बाद सीधा जाके यूं बढ़ता है जे कर्व की तरह। जे कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के कुछ साल तक वो स्ट्रेटेजी आपको प्रैक्टिकली कोई प्रॉफिट नहीं देगी, करेक्ट क्योंकि आप सिर्फ वीड आउट कर रहे हो लूजर्स को। करेक्ट आपने लिए वो हैं जो टॉप परफॉर्मर्स थे, Correct. लेकिन अगले महीने आप उनको हटा रहे हो जो उनमें से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको रिजल्ट कब आएगा कि जब आपने शायद छठे महीने में या 8वें महीने में या 1 साल बाद आपने कोई ऐसा पकड़ा जो 2-3 साल तक प्रॉफिट देता ही चला गया, और उसने आपको जिसको मल्टी बैगर कहते हैं, उसने आपको मल्टी बैगर वाले परफॉर्मेंस दिए। तो इसका रिजल्ट आने में भी साल लगेंगे। आप आज खरीदो, फिर 6 महीने बाद देखो कि यार इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, तो उसका आपको ये तैयार रह के बैठना है कि इसका रिजल्ट 5-6 साल बाद आएगा। सो अगर मान लो कोई एक न्यू कमर आपके पास आता है, या कोई नया बंदा है जो देख रहा है, या जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया इस बिजनेस में, वो देख रहा है, आप क्या एडवाइस करोगे उसको? सर एक तो ज्यादातर लोग जो नए ट्रेडिंग में घुसते हैं वो खजाना ढूंढने घुसते हैं। जो पुराने जमाने में लोग खजाने की खोज में निकलते हैं ना, कि एक बार एक खजाना मिल जाएगा, एक मटका मिल जाएगा जिसमें सोने के सिक्के भरे होंगे, और उसके बाद मेरा जीवन सफल है। तो ज्यादातर लोग वही ढूंढने निकले हुए हैं। और मैं जानता हूँ, मतलब बड़ा दुख भी होता है कई बार देख के। हमारे अस्पताल में थे टेक्नीशियंस थे जिन लोगों की सैलरीज 15,000-20,000 थी, वो 2.5 लाख 3-3 लाख के लॉसेस में चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बेचारों को कोई आइडिया नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट सबका है। और जो या तो जो यूट्यूब पर देख देख के कि वो 10 रुपए का ऑप्शन 100 तक गया, वो सब वो लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं कि एक फार ओटीएम का ऑप्शन खरीदेंगे एक्सपायरी के दिन, और हर बार यही करेंगे, हर बार यही कहेंगे, और अल्टीमेटली वो पैसा डूबता चला जाता है। तो एक तो जो भी नया बंदा आएगा उसको सबसे पहली बात तो ये कहेंगे भैया ये जुआ बिल्कुल नहीं है, और दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज अ गेम टू स्टे। ये मत सोचना कि आएगा और अगले दिन से तू मतलब जितनी तेरी जॉब में आ रहा था उससे ज्यादा बना लेगा। यू हैव टू स्टे एंड इट इज अ लॉन्ग पीरियड गेम। ये वेटिंग गेम है, रुकने का खेल है ये। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि पहले दिन से ही आप सुपर हिट हो जाओगे। ग्रेट। आपने बोला ना कि वो हर बार ओटीएम का ऑप्शन खरीदता है, हाँ और वो पैसा डूबते रहता है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी पैसा अच्छा आता है। हाँ exactly. है ना? सो जो ऐसे सेटअप्स होते हैं ना, जो रैंडम चीजें, उसमें जो बीच में जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है। आपको मोटिवेट करके रखते हैं कि हाँ चलते रहेंगे। सो जो प्रॉफिट और लॉसेस से हम वो जो रॉन्ग लेसन्स लेते हैं ना, उसका ये एक थोड़ा सा एग्जांपल है। शायद प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, ट्रेड अच्छा गया का मतलब ये है कि जिस लेवल पे हमने एंटर करना चाहा था उस पे किया, जिस लेवल पे एग्जिट करना चाहा था उस पे किया, वो ट्रेड अच्छा है। करेक्ट। सो ये हम कहते हैं कि प्रॉफिट या लॉस पे फोकस नहीं होना चाहिए, बट बहुत मुश्किल है। मतलब हर एक का प्रॉफिट के अल्टीमेट लिए ही तो कर रहे हैं। सो ये बहुत कॉमन ये होता है, और अल्टीमेटली हर ट्रेडर देखता ही है, चलो आज मेरा पोर्टफोलियो कितना ऊपर है, कितना नीचे है, तो प्रॉफिट लॉस पे तो फोकस रहेगा। इसीलिए वहां पे डिटैचमेंट इज अ रियली टफ टास्क। लेकिन वहां जो थोड़ा बहुत, चलो 100% नहीं, कोई थोड़ा बहुत भी उसको अचीव कर पाया ना, वो ट्रेडिंग में एक नेक्स्ट लेवल चले जाए। सर जो लोग देखना भूल जाते हैं ना, या जो ट्रेड नहीं कर रहे हो, जो लेके और भूल जाए ना, वो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, आपके 10 में से एक आध कोई हो सकता है कि यस बैंक बन जाए या कुछ बन जाए, लेकिन अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप लेके भूलना सीख गए, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। मेरे ग्रैंडफादर ने उस जमाने में, हमें तो कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने उस जमाने में एमआरएफ का आईपीओ खरीदा था। आई गेस वो 5 रुपए 10 रुपए में कुछ खरीदा होगा। दैट वाज लाइक 70s, और आई डोंट नो कब आया था। और 90s में जब 92 के आसपास जब एक मार्केट का बूम आया था, उस समय हमें पैसे की जरूरत पड़ी और हमें तो पता भी नहीं था। उस जमाने वो कागज वाले शेयर होते थे, तो कहीं से घर में निकले कि 50 शेयर हैं एमआरएफ के, और वो 50 शेयर उस समय 2,000 रुपए के हो गए। और हमने देखा है, मतलब लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट हो रही है, हमने लाख रुपए में वो शेयर बेच दी कि 10 रुपए की चीज आज 2,000 की हो गई है। कि दादाजी ने कितनी अच्छी चीज छोड़ी थी, और हमने वो 50 शेयर 2,000 के बेच दिए। यदि हम उन्हें किसी तरह से होल्ड कर पाए होते, तो वो आज एक एक शेयर लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख, और वो 50 शेयर कितने के होते। हाँ, सही बात है। तो अगर आप लेके भूल सको कि डाल के छोड़ दिया, जैसे कुछ स्टॉक वाइफ के अकाउंट में ट्रेड होते हैं, तो उसमें कोई नहीं देखता। कई बार लॉगिन पासवर्ड बदल जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर
6 महीने 1 साल बाद आप खोल के देखते हो, अरे इतना सारा प्रॉफिट आ गया। हाँ, मार्केट गिर भी रहा है, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हो क्योंकि आप काफ़ी साल निकाल चुके हो उसके सामने। हाँ। सो ये तो आपने इन्वेस्टमेंट की बात कही। इनफैक्ट अगर ये चीज़ ट्रेडिंग में अचीव हो जाए ना, मैं आपको एक हुँ, एग्ज़ाम्पल दूँ, मतलब एक राजू रंजन है जो अपने बिल्कुल। डिफाइन एज की टीम में है। बहुत सालों पहले जब मतलब हम लोगों का एक इनिशियल हम लोग काम कर रहे थे साथ में। सो उसको एक दिन ऐसे ही मैंने पूछा कि अपना स्टॉक्स कौन से है हुँ, ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में? ही सेड देखना पड़ेगा, याद नहीं है। हाँ, सो उसका एंड एंड दैट इज़ द टाइम जो मुझे लगा कि ये ही बंदा है जो अच्छा काम कर सकता है ट्रेडिंग में, हाँ, क्योंकि अगर आपको वो याद नहीं है, आपको हाँ, एक्सेल खोल के देखना पड़ेगा क्या क्या है। हुँ, इवन लॉन्ग शॉट है वो भी पूरी तरह याद नहीं है, कुछ लॉन्ग है कुछ शॉर्ट है। सो वो है ना, वो एक काइंड ऑफ फिर डिटैचमेंट आ गई, या मतलब क्या हो गया कि आपने प्रोसेस फॉलो किया, उस हिसाब से जो आया वो खड़ा है, बाकी कल जाके ही देखना है मार्केट में जो भी प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेल करना है, जो भी है सिस्टम्स के थ्रू करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एवरी टाइम आप कोई न्यूज़ देख लिया तो आप पोर्टफोलियो का एम टू एम हुँ, कैलकुलेट नहीं करोगे। हुँ, ये सारा चीज़ आपके दिमाग से ऐसे ही निकल जाएगा। हुँ, ये अगर अचीव हो जाता है इवन ट्रेडिंग में, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और ये डिटैचमेंट लाने के लिए आपका प्रोसेस पे पूरा ट्रस्ट और कन्विक्शन आना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो फॉलो हाँ। कर रहा हूँ मुझे उसको फॉलो करना है, सोचना क्या है ना? लोग सर स्टॉक से शादी कर लेते हैं हाँ। कि इसने मुझे डुबाया है, अब तो मैं इसी से पैसे निकालूँगा सारे। वो जो चीज़ है कि आपने अपना अहंकार उसके साथ जोड़ दिया हाँ, कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, अगर यस, मैंने लिया था तो इसे चढ़ना ही चढ़ना है। बिल्कुल सही है। और मोमेंटिफाई में आप देखो ना सर, हमें किसी स्टॉक से कोई मतलब नहीं, हाँ, करेक्ट, किसी सेक्टर से भी कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। हम तो बिल्कुल चढ़ते सूरज को सलाम हाँ, हाँ, करेंगे, हाँ। जो माथा देख के तिलक लगाएँगे, जो तू तू विनर है, तू आजा। हाँ, एंड दैट इज़ अ बेटर वे, करेक्ट। क्योंकि हमें स्टॉक से थोड़ी ट्रेड करना है, हम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। कोई भी हुँ। स्टॉक दे जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बहुत सही है। तो आपने ये जो बोला है बहुत अच्छी चीज़ है, स्टॉक से शादी कर लेते हैं, स्टॉक से जुड़ जाते हैं। हाँ, मतलब ये स्टॉक से मैं स्टोरी से जुड़ जाते हैं। स्टोरी से जुड़ जाते हैं कि स्टॉक को इसी से मैं पैसा लूँगा, ये हाँ, मेरा लेके गया हाँ, इसी से मैं लूँगा। इसी से हाँ, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। आपने एक बात की कि आपने एक बंदा रखा है एग्ज़ीक्यूशन के लिए, है ना? और फिर आप एक एनालिस्ट है, एक ट्रेडर है और आप मॉनिटर करते हो। मान लो कोई एक नॉर्मल जो बंदा है जो टीम नहीं बना पा रहा है, वो इस चीज़ को, उसके अंदर भी एक ट्रेडर है, एक एनालिस्ट है और वही प्रॉब्लम होती है, एग्जीक्यूशन के लिए डिफिकल्टीज आती है। वो इस चीज़ को कैसे एड्रेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू? राइट सर। सर मेरे लिए भी मुश्किल था, इतना आसान नहीं था कि हाँ, यस। आप खुद जब ट्रेड में रहते हो तो आप अपना दिमाग चलाते हो। आइडियल आंसर तो इसका बिल्कुल ये है कि आप डिसोसिएट हो जाओ और मत ध्यान दो, ट्रेड लगा के बैठे रहो, लॉस आएगा तब लेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं लेंगे। पर हुँ, प्रैक्टिकली ये करना मुश्किल है। हुँ, मुझे लगता है इसका आंसर भविष्य में कंप्यूटर्स में आएगा, जो आजकल एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, हाँ, उसमें किया जा सकता है कि आप एक कुछ वो ऑटो ट्रेड इंजन या कुछ भी ऐसी चीज़ की जाए हाँ, कि आपने पहले स्ट्रैटेजी डाल के रख दी, अब उसके हुँ, बाद जितने भी ट्रेड आएँगे वो कंप्यूटर लेगा ही लेगा, आप हुँ, उससे अलूफ़ हो। हुँ, और मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति बिज़ी है, जॉब में है, तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है हुँ, कि वो या तो एल्गो से ट्रेड करे, हुँ, पर कम से कम कुछ ऐसा ना करे कि उसकी खुद की जो प्राइमरी जॉब है वो भी प्रॉब्लम में आ जाए। कि हाँ, आप ज़ूम मीटिंग में बैठे हो और इधर आपका पूरे टाइम ध्यान चल रहा है कि नहीं मेरा कॉल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आप बिज़ी इंसान हो, यदि आप किसी भी और प्रोफ़ेशन में हो, तो हुँ, आपको या तो वीकली वाले ट्रेड करने चाहिए कि हुँ, फ्राइडे की फ्राइडे 3 बजे आपने 10 मिनट को देख लिया, निफ्टी वाला कर लो या हुँ, मोमेंटम वाले करो। पर इंट्राडे और ऑप्शंस मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब के साथ-साथ पैरेलल में करने चाहिए। क्योंकि हुँ, तब आप शायद 2 चीज़ों के साथ अन्याय कर रहे हो, अपनी हुँ, जॉब के साथ भी और ट्रेडिंग के साथ भी। हुँ, ट्रेडिंग अपने आप में पूरा समय खाने वाली चीज़ है हुँ, और उसे 2 नावों की सवारी नहीं करना चाहिए। हुँ, और इवेंचुअली सर मुझे लगता है कि सारे बड़े से बड़े ट्रेडर एक नंबर पे एग्री करेंगे कि साल भर में हाँ, इतना परसेंट आ जाता है। हुँ, आप उसको तोड़ के यदि आप उसे स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशनल में करो, तो आप वही चीज़ 6-6 महीने के अंतर पे निकालोगे। हुँ, आप यदि वही चीज़ इंट्राडे में करो, तो आप रोज़ का वही हाफ परसेंट, 1% की बात करोगे। इवेंचुअली पैसा उतना ही आना है, वो आपकी चॉइस है कि आप उसे रोज़-रोज़ कुआँ खोद के लेना चाहते हो या साल भर में लेना चाहते हो या 5 हुँ, साल बाद लेना चाहते हो। हुँ। तो आप अपनी प्रोफेशन को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रैटेजी कीजिए। और एक एल्गो वाला चीज़ तो आपने बोला वो ठीक है कि ये ज़रूर कुछ हद तक एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम ज़रूर वो सॉल्व कर सकता हुँ, है। हाँ, हालाँकि उसके बाद भी एल्गो का स्विच आपके हाथ में होता है, सो वो हाँ। एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। बट येस, वो एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपके एग्जीक्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये बात आती है ना जहाँ पे, क्योंकि एग्जीक्यूशन में हमें स्ट्रगल कहाँ पे है? हुँ,
क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं, वो ट्रेड में हमारे इमोशंस आ जाते हैं, है ना? हम्म, सो एक एनालिस्ट जो होता है, अपनी एनालिसिस के एग्जीक्यूशन के टाइम वो अपनी प्रोसेस से फोकस हटा देता है और उसके वो फिर इमोशंस आ जाते हैं लुकिंग एट प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए जो एग्जैक्टली, स्ट्रगल होती है, राइट? एग्जैक्टली। सो वो कुछ हद तक एल्गो सॉल्व कर सकता है, हम्म, लेकिन उसके बाद भी जब एल्गो में आपके कोई प्रॉफिट लॉस का एक सीरीज चल रहा है, तो वो आपका डेफिनेटली आपको लगेगा अरे ये नहीं चल रहा है, उसको आप बंद कर दोगे, तो वो हम्म, इश्यूज वो देगा वहां पे, हाँ, राइट? वो 4 महीने बाद आएगा आपको, पर हाँ आ सकता है वो, हाँ। क्योंकि आप कैलकुलेट तो उसी से करो कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है उससे। हम्म। और भी मुझे लगता है सर कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स भी किए जा सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो रेड और ग्रीन से बहुत रहता है उनका पोर्टफोलियो में भी और कैंडल में भी। वो लाल कैंडल जब तक 15 मिनट की पूरी नहीं बनेगी तब तक वो पैनिक में रहेंगे। हम्म। मुझे लगता है अगर आप अपने कैंडल्स के कलर्स भी चेंज कर लो तो भी बहुत ईजी हो जाए। और बल्कि मुझे लगता है कि आप लाइन चार्ट लगा लो, यदि आपको प्राइस पे ट्रेड करना है तो लाइन चार्ट लगा के रख लो कि वो प्राइस पे जब पहुंचेगा तब निकल जाऊंगा। पर वो लाल हरी देखने का जो स्ट्रेस होता है, क्योंकि मैंने झेला है वो स्ट्रेस, पूरे टाइम आप देखते हो कि अभी ग्रीन बन रही है, अब गिरना शुरू हुआ, अब रेड हो गई, डोजी बन रही है और कौन सी बन रही है, वो बड़ा स्ट्रेसफुल चीज होती है। तो मुझे लगता है कि खुद को समझाने के लिए भी इस तरह के हैक किए जा सकते हैं। आप डॉक्टर टर्न्ड टीचर टर्न टीचर ट्रेडर। तो ये इतना आप मैनेज कैसे करते हो, और जो लोग कर रहे हैं किसी और प्रोफेशन में उसको आप क्या कहोगे? सर इवेंचुअली तो मैं भी सब कुछ मैनेज नहीं कर पाया। अल्टीमेटली मुझे अपनी प्रैक्टिस छोड़ी मेरी, अभी मैं फुल टाइम टीचिंग कर रहा हूँ और ट्रेडिंग मेरी यूं कहूँ कि मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं खुद दिन भर बैठ के ट्रेड नहीं करता और नहीं कर सकता। अगेन मैं करूंगा तो फिर मेरे दूसरे प्रोफेशन के साथ गलत होगा। तो मुझे लगता है कि वो सेपरेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर भी आपको एक इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दैट। यदि आप थोड़ा भी डिसिप्लिन से, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि वो सारे जो लोग सक्सेसफुल रहे वो सब 140 150 के आईक्यू के लोग रहे हों। एवरेज आदमी भी सक्सेसफुल हो सकता है, उसको बस डिसिप्लिन से ट्रेड करना सीखना पड़ेगा कि मैं रोज जाऊंगा, रोज एक ही काम करूंगा और वापस आ जाऊंगा, एंड इवेंचुअली ही विल स्टार्ट मेकिंग। तो ये जो एल्गो सेटअप्स भी है, ये बोलना एक है कि एल्गो ट्रेडिंग, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारे लेयर्स हैं। जैसे आपको खुद कोड करना है, आप उसको अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करो, फिर आप एपीआईज कॉल करके ब्रोकर्स के थ्रू ऑर्डर्स डालो, ऐसे सब चीज़ें भी होती है। हम एक चीज़ यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इंटरेस्टिंग, वी आर कॉलिंग इट सुपर एल्गो प्लेटफॉर्म। ओके। जैसे अभी ये सेटअप जैसे आपने भी जो अपने बनाए हैं यूजिंग ट्रेड पॉइंट, आर जोन, जो भी ऑप्स्ट्रा, आपने वो बस किए, आपको किसी को कोड नहीं करने हैं, वो सेटअप्स आपने डिजाइन किए हैं, पर आप बता दो मूविंग एवरेज बता दो, पैटर्न बता दो, और वो सेटअप बन जाएगा और वो ऑटो एग्जीक्यूट भी होगा। फॉर्चुनेटली अब रेगुलेटर्स ने एल्गो ट्रेडिंग को वैलिडेट किया है, अप्रूवल्स दिए हैं। ओके। सो अगस्त से वो कह रहे हैं कि वो एसओपीज लेके आएंगे, और उसके बाद पीपल कैन ब्रोकर्स कैन अलाउ, और उनके प्लेटफॉर्म पे एल्गो ट्रेडिंग होगा, तो हम लोग लॉन्च करेंगे उसको। हमने ऑलरेडी ये सेटअप्स बिल्ड किए हैं, और जैसे कोई भी टेक्निकल सेटअप, फंडामेंटल या ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ है, कोडिंग ओके। की कोई ज़रूरत नहीं है, और बंदा आसानी से अपना सेटअप बना पाएगा, चाहे वो इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शंस हो, कैश मार्केट हो, एमसीएक्स हो। कैश मार्केट का भी कि मैं पहले से लगा के रख दूं कि ये इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो बाय कर लेना, और यस यस बहुत यस अच्छी बात है। यस यस। तो कैश, कमोडिटीज, हर एक सेगमेंट में भी, सो वो हम लॉन्च करेंगे, और आई एम श्योर उसके मेरे बाद बच्चे के लिए मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपने अपने जो सेटअप्स भी जो है वो बहुत अच्छे सेटअप्स है, जो आपने खुद हम्म, अच्छे से उसको बिल्ड किया, अपने हिसाब से उसको फाइन ट्यून किया है, और वो आपने सबके साथ शेयर की है। तो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप आए, आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजीज शेयर किए। आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग टेक अवेज है लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको इसमें से काफ़ी इंसाइटफुल टेक अवेज होंगे। इनके साथ तो बात करने में नॉर्मली भी बहुत मजा आता है। एक्चुअली ये पॉडकास्ट तो उसके बाद भी ऑफलाइन टॉक और 1-1.5 घंटा चला है। तो ऐसे और भी गेस्ट हम अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे, जो ऐसे ट्रेडर्स है जिसको कहते हैं ना अनसंग हीरो, मतलब वो एक्चुअली प्रैक्टिकल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर है जो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करते हैं, और उनके साथ हम बात करके सीखेंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में और एग्जीक्यूशन के बारे में। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करना है, हमने प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजी सीखने हैं। मतलब हमें ये देखना है कि थॉट प्रोसेस क्या है। स्ट्रैटेजीज भी आप पूरी तरह से किसी का कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से कुछ टेक अवेज हो सकते हैं
जिससे आप अपना काम अच्छा कर सकते हो। सो हमारा जो ध्यान होना चाहिए ना, वो मेथड्स पे होना चाहिए, आउटकम फिर आगे अच्छा होने के ज्यादा चांसेस हैं। आई होप इस वीडियो में से आपके कुछ अच्छे टेक अवेज होंगे। कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर योर टाइम।